यूवी प्रोलेप्स की पेशेंट ने तो पता है मेरे साथ क्या किया कि उसने हिस्ट्री कौन सी दी कि लोअर एब्डोमिनल पेन सिंस 2 मंथ्स और रेडिएटिंग ऑन द लेफ्ट लेग एक्सटेंडिंग अप टू द फुट और नमनेस इन फुट। वो उसकी कंप्लेन से सिर्फ आई थी 2 महीने से और कोई कंप्लेन नहीं थी। मैंने उसकी हिस्ट्री इतनी की कि मुझे कहीं से कोई क्लू मिल जाए, ना मेनोरेजिया की, ना इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ना डिस्चार्ज की कंप्लेन, ना फीवर, ना थायराइड का कोई सिम्टम, कुछ भी नहीं, मास की हिस्ट्री नहीं। जब मैंने एग्जामिनेशन शुरू किया तो मुझे प्रोलेप्स मिला। उस वक्त फिर मैंने इसको कहा है कि कितने साल से, तो कहने लगी 13 साल से। मैंने कहा तो उसकी कोई कंप्लेन, फिर मैंने पूछी, डिस्पेरोनिया की कोई हिस्ट्री नहीं थी और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की नहीं थी, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस नहीं था और सारी हिस्ट्री पूछ ली, कुछ भी नहीं था। वो कह रही भाई सिर्फ इस कंप्लेन से आई थी तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये है तो आप एडमिट हो जाओ, एग्जाम है तो इसीलिए आपको दाखिल कर देते। तो उसी पे फिर जो है देखो वो मेरी बात सुनो, मेरी जी बात मैम। सुनो। हम्म। आप एडवांस सेशन से हो ना हमारे? जी जी मैम जी। तो उसमें हमेशा मैं कहती हूँ कि जो गायनी में आप एग्जामिनेशन जल्दी करें, वरना बिल्कुल सेंसिटिव मैम, बनती है। मैंने जल्दी स्टार्ट कर लिया, तभी बचत होगी कि मैंने सारी उसकी हिस्ट्री ले ली थी ना। जब मैंने एग्जामिनेशन किया तो हम्म। उसकी फिर मैंने हर हिस्ट्री को एवेल्यूएट किया। इसकी ऑप्स की हिस्ट्री भी मैंने डिटेल ली, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी। उसने कहा कि फर्स्ट बेबी था वो मेरा फुटलिंग ब्रीच था तो दाई के हैंडलिंग था। जब उसने रिस्पेक्टर पूछे मेरे से एग्जामिनर ने, तो मैंने यही कहा कि इसके पैरिटी है, पैरिटी 7 है और एक जो है दाई हैंडलिंग है। तो कहने लगी आपने जो है ना इससे ये नहीं पूछा कि वो हेड स्टकअप कितनी देर तक हुआ था। मैंने कहा मैम मैंने ये पूछा जरूर था इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी का, लेकिन ये तो नहीं पूछा कि इसका कितनी देर तक हेड स्टकअप था। जाहिर है दाई हैंडलिंग था तो फिर इसलिए मैंने इतना डिटेल में नहीं पूछा। तो कहने लगी आपको पूछना चाहिए था। दूसरा ये कि उसकी एज उस वक्त कितनी थी। मैंने कहा 29 ईयर्स, क्योंकि अभी इसकी एज है 42 ईयर्स और ये है सिंस 13 ईयर्स। तो जाहिर है उस वक्त उसकी एज थी 29 ईयर्स। तो कहने लगी आपने इसकी हेरिडिटी की हिस्ट्री नहीं ली। मैंने कहा आई फॉरगेट इट में। और क्योंकि उस वक्त मुझे एग्जामिनेशन में मिला तो जो मुझसे मिस हो गया तो वो मिस हो गया। मैंने इसकी हेरिडिटी मदर की नहीं पूछी कि इसकी मदर को भी ये है या नहीं। तो इस तरह थोड़े से मेरे आपने, उसने कहा फिर आपने ये भी नहीं पूछा, नाकचूरा का नहीं पूछा। मैंने कहा मैं वाकई नहीं पूछ सकी, क्योंकि उसने मुझे कोई यूरिनरी कंप्लेंट की नहीं। अर्जेंसी पूछा, अर्जिन कॉन्टिनेंस पूछा, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस पूछा, डिजिटेशन की हिस्ट्री पूछी। तो कहने लगी मुझे तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना मेरे क्वाइटस में कोई प्रॉब्लम है, ना मुझे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, कफ पे भी कोई इसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस डेमोस्ट्रेबल नहीं था। तो बहरहाल इस बात पे उसने मुझे कहा था 2-3 जो हिस्ट्री में मेरी मिसिंग थी। तो ये और तो बड़ा बाकी सिंपल जो केस है डॉक्टर अनीस। प्रोलैप्स में पेन होता है यूटीआई की वजह से है मैक्सिमम। फिर वो एग्जामिनेशन में मुझे मेरा मिला, लेकिन मुझे नहीं पता कि कहाँ पे मैं हुई। उसमें मेरा जो स्कोर मैंने सिक्योर किया था वो 53 किया था। बहुत अच्छा स्कोर है, मतलब 7 मार्क्स अगर रह भी गए हैं तो कोई बात नहीं, वी विल डेफिनेटली इम्प्रूव देम। लेकिन अपेरेंटली ये केस अच्छा है, मतलब और मैम एसिम्प्टोमेटिक प्रोलैप्स है। और पेशेंट आई थी सिर्फ एब्डोमिनल पेन के साथ, और रिट्रोग्रेड वो फिर उसको प्रोलैप्स और यूटीआई मिलता है। आपने यूटीआई ट्रीट कर दिया, प्रोलैप्स होंगे एसिम्प्टोमेटिक है और वो बिलिंग नहीं है ट्रीटमेंट के लिए, तो बस लेकिन आप मैम उसे घर देखिए भेज दो। पेशेंट ने मुझे प्रोलिप्स की कोई हिस्ट्री नहीं दी 13 साल से। वो सिर्फ कंप्लेन ही यही हुई और इतना मैं उसको करती रही, लेकिन नहीं किसी नहीं, तरह कोई कभी मसला नहीं है। मेरा अपना केस प्रोलैप्स था, उसने ब्लीडिंग के जी साथ मैम आई थी। आपका हाँ। आपका सुना था तो फिर मुझे तो यही था। मैंने कहा एग्जामिनेशन में कोई पॉइंट्स मिल जाएंगे मुझे, तो ये मिल गया। बहरहाल फिर वाइवा पे उसने मुझसे ये पूछा कि आपने हिस्ट्री में जो मिसिंग की, चलो मिसिंग की, फिर इन्वेस्टिगेशन पे आई कि आप क्या क्या जो मैंने मांगी थी उसमें कोई मेरी मिसिंग नहीं थी ना। इन्वेस्टिगेशन में मैंने सब लिया। उसके प्लेटलेट काउंट उसने मुझे बताए थे 90,000। तो मैंने इसका कोगुलेशन प्रोफाइल भी मांग लिया था। उसने कहा कि वी विल डिस्कस लेटर ऑन। अल्ट्रासाउंड में भी उसने यही कहा वी विल डिस्कस लेटर ऑन। और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस था ही नहीं डेमोस्ट्रेबल। तो मैंने उसकी फिर यूरो कोई कोई इन्वेस्टिगेशन मैंने नहीं मांगी उससे। यूटीआई में मैंने इससे मिड स्ट्रीम यूरिन का कहा और सीएस का कहा, क्योंकि उसने स्पेशल मुझे बताए थे 6 to 8। तो उसमें मैंने फिर इससे कहा आई वांट टू, इज इट मिड स्ट्रीम यूरिन। कहने लगी नहीं। तो मैंने कहा कि फिर मुझे मिड स्ट्रीम यूरिन चाहिए। कहने लगी कि अवेटिंग।
मैंने कहा CS कह रही है वेटिंग। अच्छा, फिर वो बहरहाल उसका टाइम खत्म हो गया, टर्न खत्म हो गया। इसकी एक बेटी थी जो 13 इयर्स से कोई लिवर की कोई इसकी थी डिजीज, जिसमें वो एक्सपायर्ड हो गई थी। और उसने कहा आपने इसकी कोई हिस्ट्री नहीं ली कि इसको क्या था। मैंने कहा मैम, मैंने इससे पूछा, ये कह रही कि डॉक्टर्स कह रहे इसको कोई जिगर की बीमारी थी। तो वो प्रॉपर तो मुझे कोई डायग्नोसिस नहीं बता रही है, बस ये कह रही है कि उसको कभी कोई ब्लड नहीं लगा, फैमिली हिस्ट्री कोई नहीं दे रही थी मुझे ब्लीडिंग डिसऑर्डर की या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी कोई हिस्ट्री नहीं थी उस बच्ची में। लेकिन 13 इयर्स तक वो ऑफ एंड ऑन हॉस्पिटलाइज रही बच्ची, और 13 साल के बाद वो एक्सपायर्ड हो गई। फिर ये मैंने इससे प्लान पूछा ट्रीटमेंट का पेशेंट से, तो उसने कहा कि मैं अपना जो है वो यूट्रस रिटेन करना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड चाह रहे हैं कि मुझे एक बच्ची हो जाए। ये मेरी बच्ची चली गई तो अब मुझे एक बेटी चाहिए। तो मैंने फिर इसकी विशेष पूछ ली थी। वो भी फिर मैंने जब मैनेजमेंट पे आए थे तो मैंने इसको कहा था एग्जामिनर को कि शी वांट्स टू प्रिजर्व हर यूट्रस, so I want to manage her biomedical. I give her option for the regarding her management, medical and surgical Manchester repair का मैंने बोला इसको। तो कहने लगी सपोज कि हमने इसको काउंसिल कर रहे हैं कि इसका ओवेरियन रिजर्व नहीं है, तो ओवेरियन रिजर्व पहले आप कैसे चेक कराओगी। उसको फिर मैंने फॉलिकल्स एंट्रल फॉलिकल्स के लिए बोला और FSH और AMH के लिए बोला। उन्होंने कहा कि ये पेशेंट तो बहुत पुअर है। मैंने कहा तो मैं, हमारे पास अल्ट्रासाउंड फ्री में होते हैं, हम मेंटल फॉलिकल्स पे जाएंगे। कह रहे फिर आप काउंसिल करो कि अब इसका नहीं है रिजर्व अच्छा, तो कैसे करोगी। फिर काउंसलिंग के मैंने उसको बताया तो कहने लगे ठीक है वो अब रेडी है वजाइनल हिस्टेक्टोमी के लिए, तो आप कैसे करोगी। वो पूरा वजाइनल हिस्टेक्टोमी के स्टेप्स पूछे। फिर जब मैं आ गई उसके क्लैम्प्स पे करने पे तो टाइम खत्म हो गया। अब मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पे रही, किस तरह पे रही, ये मुझे नहीं पता। ये सब बता देंगे आपको अभी क्यों रही हो। और मैडम जो उसका था IUGR का पेशेंट था, नहीं नहीं, उसका भी अभी प्रोलैप्स कर लेते हैं। ठीक है। प्रोलैप्स से आप अच्छे कैंडिडेट हो, तब आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है या जो आप जैसे बोल रहे हो, आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हो। 53 है तो ये 63 भी इंशाल्लाह होंगे और सूनर होंगे। सिर्फ जो मैडम मेजर मुझे तो ब्लंडर लगता मुझे है इसके बाद मेजर मुझे ब्लंडर मुझे लगता है पता नहीं मैं पास भी होंगी या नहीं। नहीं, देखें आज हम इधर इसीलिए हैं कि हम एक दूसरे को मोटिवेट करें और रीस्टार्ट लें अच्छा सा। जो आपके केस में एक सबसे बड़ा एलिमेंट है ना, वो ये है कि मैनचेस्टर कैसे ऑफर कर रही हो विदाउट नोइंग दैट कि 42 पे शी वांट टू कंसीव, उसको आप एड्रेस नहीं कर रहे और आपको स्टिल ये होप है कि वो कंसीव करेगी, और तो आप उसको मैनचेस्टर ऑफर करें। इन बोथ सिचुएशंस अगर उसका ओवेरियन रिजर्व है तब भी मैनचेस्टर ऑफर नहीं करना, और नहीं है तब भी मैनचेस्टर ऑफर नहीं करना। ये तो मैनेजमेंट ही खराब हो गई। अच्छा ठीक है। अब ठीक नहीं है, अब बताओ क्यों। क्योंकि 42 इयर्स है ना, तो वो वैसे ही कंसीव नहीं करेगी, उसके नहीं, पुअर 42 ओवेरियन रिजर्व। मैं पैदा हुई ना, मेरी अम्मी 44 की थी। ठीक है, तो ये दिस इज नॉट द वे कि 42 वाले कंसीव नहीं करते। आपने इतने सारे पेशेंट्स देखे होंगे 44, इवन जी 48 वाले भी देखे होंगे। जी फिर अब आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट जो है थी तो पेशेंट की, यू नो, जी एब्डोमिनल पेन। पेन की डिटेल्स आपने पूछ ली, उसमें कहीं ना कहीं ऑब्वियसली यूटीआई भी आया हुआ होगा। ठीक है, मैम उसने नहीं आता नहीं दी हिस्ट्री, कोई बात नहीं। डिस्यूरिया की हिस्ट्री नहीं थी, फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रिक्चुरेशन की हिस्ट्री नहीं थी, फीवर की कुछ भी नहीं। वो तो कह रही मैं बस मैं मुझे मान लेती हूँ पूरी नेगेटिव हिस्ट्री है, और उसने दरमियान में आपको बता ही दिया कि एग्जाम पर्पस के लिए एडमिट हुई है, राइट। दिस इज योर मेजर वेपन कि जी इसके प्रेजेंटिंग कंप्लेंट जो है वो क्यों इतनी फजूल सी है, और यहाँ ये प्रोलैप्स है। और एग्जामिनर ने भी प्रोलैप्स पे ही आपको खींचा है, क्योंकि जी बिकॉज दे नो के प्रेजेंटिंग कंप्लेंट मैच नहीं कर रही जिसलिए वो आई है। पेन किसी भी वजह से हो सकता होगा, लेकिन जो मेन रीजन थी वो सबने बता दी कि भाई ये इसलिए आई है कि प्रोलैप्स का एग्जाम हो जाए, क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है, अब आपने जल्दी करनी है, जब आपको कोई चीज सही नहीं मिल रही 2 मिनट पेशेंट से हिस्ट्री लें और उसको लिटा दें, एग्जामिन कर लें। एग्जामिन के बाद तो प्रोलैप्स मिल गया ना, फिर आप प्रॉपर प्रोलैप्स की ही हिस्ट्री लें। प्रोलैप्स की हिस्ट्री ली आपने, स्टेप 1 पे, स्टेप 2 पे पहुंचे, स्टेप 3 पे जब आप पहुंचे हो तो उसमें जब आपने मैनेजमेंट प्लान डिस्कस किया तो यहाँ उसने बोल दिया ना कि मुझे बच्चा चाहिए। ठीक है, और हमने ये तय किया हुआ है कि जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो उस पर कोई भी चीज हमें नहीं मिलेगी, या कोई रिस्क फैक्टर मिलेगा, साइन मिलेगा, या पेशेंट की से प्लान डिस्कस करते हुए कोई नई चीज मिलेगी, तो उसको अलग से एड्रेस करना है।
तो यहाँ आप पे वाजिब है कि आप एड्रेस करें वैसोमोटर सिम्टम्स। एक्चुअल एज वाकई 42 की है, ठीक है। और अपने जो डिस्कशन है उसमें ये चीज इसको बड़ा हाईलाइट करें कि 42 पे ये शी वांट टू कंसीव और मुझे इसकी इन्वेस्टिगेशन चाहिए ताकि मैं इसका प्लान इससे सही तौर पर डिस्कस कर सकूं। अगर इसका एएमएच अच्छा है, 13 साल से बच्ची है, तो विद इन 3 इयर्स क्यों कंसीव नहीं किया इसने? लास्ट वन कब है? लास्ट वन 13 इयर्स बैक। तो जब 13 इयर्स बैक लास्ट बर्न है, तो इन 13 सालों में अगर वो कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज नहीं कर रही तो क्यों कंसीव नहीं किया इसने? कितनी बड़ी बात है ना। अब ये जो वजह है कि उसने क्यों कंसीव नहीं किया, आपने इसको आइडेंटिफाई करना है। मैं ये नहीं कह रही लंबी चौड़ी इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री लें, बट क्वाइटल फ्रीक्वेंसी, क्वाइटस रिलेटेड थोड़े बहुत मसले मसाइल, इसके मसले मसाइल, इसके हस्बैंड के मसले मसाइल, वो चीजें आपको डालनी पड़ेंगी। आपका केस थोड़ा सा रिट्रोग्रेड जा रहा है ना जी। स्टेप 3 पे आपको अंदाजा होगा कि प्रोलैप्स है और शी वांट टू कंसीव। तो अगर आप ओवर टाइम हो जाएंगी और 11 मिनट सिर्फ पेन पे ही रखेंगी और एग्जामिनेशन अर्ली नहीं करेंगी, तो ये एक फेल केस हो सकता था। कुछ बच्चे पास भी हुए होंगे, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो पास हुए हैं। तो फिर उन्होंने इसको ऐसे ही किया होगा ना, जल्दी जल्दी एग्जामिन करके, जब उन्होंने प्रोलैप्स देखा, उसके स्टेप 1 2 3 के फर्टिलिटी के साथ जो बातें थी इंपॉर्टेंट या उसकी जो हिस्ट्री थी रेलेवेंट, वो पूछ ली। और इन्वेस्टिगेशन के वक्त जो है उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन मांगी होगी, वो होगी एएमएच। 2 क्यों मांग रहे हो भाई? एफएसएच और एएमएच दोनों तो नहीं मांगे ना, मैंने तो ये नहीं बढ़ाया आप लोगों को। मैंने बोला था पीसीओ में एएमएच इतना सेंसिटिव नहीं है, तो अगर पीसीओ है तो फिर एफएसएच कर लें, क्योंकि एफएसएच एलएस की रेशियो ज्यादा बेहतर है। बट अगर ऐसे भी कोई मसला मसाइल नहीं है और एक टेस्ट कराना है और एग्जामिनर कह भी रही है पुअर है, तो वो एएमएच है और इनफर्टिलिटी के साथ। वो कौन सा वैसोमोटर सिम्टम के साथ है? राइट। तो उसमें अच्छा हाँ, दूसरा जी जी। तो इसकी मैनेजमेंट मुझे ये बताओ, एएमएच अच्छा निकलता है तब क्या जी मैनेजमेंट है? मुझे इसका प्लान बताओ। अगर एएमएच अच्छा निकलता है तो इंडक्शन देंगे, फिर भी तो हाई रिस्क है कि अगर इस 42 इयर्स पे करे। नहीं ना, अब जो 13 सालों में कंसीव क्यों नहीं किया, कहानी तो वहीं वहीं छुपी हुई है ना जी। अब उस चीज को जो कि एवेल्युएट नहीं किया, हम नहीं कह सकते कि ये क्यों कंसीव नहीं किया। लेकिन मैं मानती हूँ कि आपने चूंकि अच्छे डॉक्टर हो, नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा तो आप पूछोगे, और आपने सब कुछ पूछ लिया और कुछ भी नहीं निकलता, मान लेते हैं कुछ भी नहीं निकलता, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, अनएक्सप्लेन्ड है ना, जी। तो फिर क्या क्या आप कैसे इसको लेके चलोगे? फिर तो मैम अनएक्सप्लेन पे तो फिर वही आईवीएफ पे जाएगी। आप ट्यूब्स नहीं देखोगे, आपको हस्बैंड प्रोफाइल भी चाहिए, आपको नहीं 42 पे आपने, जब आपको कुछ मिला ही नहीं तो हिस्टेरो भी नहीं, फिर तो सेप्रोस्कोपी होनी चाहिए। उसके पास टाइम नहीं है, 42 ऑलरेडी शी इज वेरी लेट। आपने टारगेट चीजें जो है ना वो निकालनी है, हस्बैंड सिमिलैरिटीज निकालना है, एएमएच देखना है, ओव्यूलेट कर रही है या नहीं कर रही है, ट्यूबल पेटेंसी देखनी है। अगर सर्जरी के लिए हाई रिस्क है तो आप हिस्टेरो करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो आइडियल होती है 13 साल की इनफर्टिलिटी में, आपने पेरिटोनियल फैक्टर भी देखने होते हैं, वो लेप्रोस्कोपी बताएगी ना। अगर कोई ओकल्ट को एंडोमेट्रियोसिस चल रहा है या टीबी चल रहा है, वो तो लेप्रो बताएगी, एचएसजी तो नहीं बताएगी ना। एचएसजी तो बता देगी कैविटी ऐसी है, बस कैविटी तो अच्छा टीबीएस ही बता देता है, ठीक है। तो इफ अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी और वो भी 13 ईयर की और कोई चीज भी आपके पास नहीं है, तो उसमें तो लेप्रोस्कोपी वाजिब है, ठीक है जी। तो हाँ, आप अभी थोड़ी ना करवा रहे लेप्रोस्कोपी, आप नहीं, मैं डिस्कस करूंगी लेप्रोस्कोपी अगर उसका ये वैलिड रीजन है कि वो 42 पे और उसकी बच्ची भी नहीं है और वो कंसीव करना चाहती है, इमेज भी इतना अच्छा है, तो अगर मान लें इमेज अच्छा है और ट्यूब्स इसकी ओपन है, तो यू कैन, आप इसको डाल सकते हो, इंडक्शन पे भी डाल सकते हो इफ इट इज अनएक्सप्लेन्ड, ठीक है। और आप 2-3-4 साइकिल के फौरन बाद कंसीव नहीं करती, आप इसको आईवीएफ बताएं, ठीक है। अच्छा, प्रोलैप्स के लिए तो आपके पास ऑप्शन पैसे ही बची ना फिर। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अगर मरीज चाहती है बच्चा हो तो हम ना हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी, वो हिस्टेरोसेक्रोपेक्सी कर सकते, या मानचेस्टर कर सकते। मानचेस्टर तो सर्विस खराब कर देगा, स्पर्म भी सेंड नहीं होंगे, वो तो क्लोज हो जाएगी, फिर हेमाटोमेट्रा, पायोमेट्रा, और फिर उसको जो है और क्या मसले मसाइल होंगे, सर्वाइकल ग्लैंड्स तबाह हो जाएंगे, वो तो डिस्प्रोनिया भी में चली जाएगी। और फिर अगर बच्चा हो भी गया, आपने आईयूआई कर दी और
आप आगे चले गए तो वो फिर 42 का भी रिस्क फैक्टर है कि वो प्रीमेच्योर प्रीटर्म डिलीवरी की तरफ है, फिर ये मैनचेस्टर भी एडिशनल। तो इसलिए जब भी पेशेंट कंसीव करना चाहती है और वो ओके है फॉर कंसेप्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी तो आपने क्या ना, जब तक आप करते आपने पैसे यूज करनी है। सही। अगर एएमएच गंदा आ जाता है, जी एएमएच ही खराब है, तो हाँ फिर जी क्या ऑप्शन है? फिर भी मैनचेस्टर नहीं है। फिर उससे पूछ लें कि इफ यू वांट टू प्रिजर्व योर यूट्रस तो फिर आपने स्टेरोसेक्रोपेक्सी करनी है। बीएच करने से ओवेरियन फेलियर होगा ना। 42 या 40 अच्छी एज है, इस जी पे आप नेगोशिएट करते हो कि व्हाट शी वांट। अच्छा जो बाय रूल अच्छी मैनेजमेंट है वो तो स्टेरोसेक्रोपेक्सी। अब मसला ये है कि हमारी पेशेंट ऑप्ट करती है कि नहीं हम कर सकते हैं, नहीं, ये मसला है ना। हाँ तो जी फिर उसे डिस्कस करनी है आप कि देखो ये स्टेरोसेक्रोपेक्सी करेंगे, इससे फेलियर रेट, सक्सेस रेट इसकी 90% है, ठीक है, और 10% में ये ठीक नहीं भी हो सकती। और अब बीएच दूसरी ऑप्शन है, इसमें आपकी अंडरदानी निकालेंगे और लेकिन अंडरदानी निकालने की वजह से ये है कि दोबारा आपको रिस्क है मोर देन 6% वॉल प्रोलैप्स का भी और ओवेरियन फेलियर का भी, ठीक है। और वो तो पहले ही कह रही है बच्चेदानी नहीं निकालनी, तो वो तो फिर आप स्टेरोसेक्रोपेक्सी अच्छी ऑप्शन होगी। तो मैनचेस्टर तो कहीं नहीं मिलता ना। जी। अच्छा दूसरा मैम उन्होंने पूछा था कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस आपको डॉर्सल पोजीशन में आपने करवाया डेमोस्ट्रेट, तो आप सिम्स की मैंने एग्जामिनेशन सिम्स में किया था ना इसका प्रोलेप्स का एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वजाइनल वाल के लिए, तो उन्होंने कहा आप बेहतर किस में है, आप उसमें देख सकती हैं बेहतर या उसमें देख सकती हैं। स्ट्रेस तो इनकॉन्टिनेंस बेहतर। जी जैसे हम करते हैं ना कफ करा के देखते हैं कि आप शुरू में ही कि स्ट्रेस किस में देख इनकॉन्टिनेंस। सकते हैं, किस में देख सकते हो बताओ? मैंने मैंने तो डॉर्सल में करा के पहले इंस्पेक्शन किया था, तो उसको उसी वक्त ही मैंने कफ करा के देख लिया था, नहीं था, फिर नहीं मैंने नहीं, उसकी कैसे कराया डॉर्सल था, कैसे? जब प्रोलैप्स प्रोलैप्स था कि कितनी डिग्री का? सेकंड डिग्री सर्वाइकल था। उन्होंने कहा आपने कैसे ये किया कंफर्म, मैंने उसकी दोनों फिंगर्स मिला के देखी तो मुझे फंडस नहीं मिला ना। एक्सीलेंट। ठीक है, सिस्टोसील भी नहीं था, रेक्टोसील भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उसको अंदर डाल के फिर सिम्स पोजीशन में मैंने एक सिम्स लगाया रिट्रैक्टर, दूसरे में साइड पे मैंने स्पंज होल्डर लगा के ना उसको फिर कफ कराया, दोनों वॉल्स देखी। तो उन्होंने कहा कि आपने स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस दोनों में देखा, तो दोनों में से किस में बेस्ट है देखना स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। तो हम तो रूटीन में डॉर्सल में करते हैं, हम रूटीन में सिम्स आप में तो नहीं करते स्ट्रेस हैं। इनकॉन्टिनेंस दोनों में ही बेहतर है, सिम्स में भी लेकिन और डॉर्सल में उसने भी। फिर ये पूछा कि दोनों में से बेहतर किसमें है अगर, तो मैंने उस वक्त कहा, मैंने कहा मैम हम तो रूटीन में सिम डोर्सल में देखते हैं, तो फिर पता नहीं उसको सही लगा या नहीं, डॉर्सल उसने कहा अच्छा। डॉर्सल डॉर्सल बेहतर है फॉर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, क्योंकि हाँ जी यूरेटा जो है ना बिल्कुल आपके सामने होता है, थोड़ा सा भी लीक जी होगा तो आप ओमिट नहीं करोगे। सिम्स में जो है इट इज पॉसिबल के स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप की वजह से वो विजिबल ना हो अगर वो माइल्ड है। दूसरी हाँ बात जी मुझे ये बताओ कि अगर सिस्टोसील नहीं है और रेक्टोसील नहीं है जी तो कैसे पता चलेगा ये इसलिए लॉन्गेटेड सर्विक्स है या सेकेंडरी यूवी प्रोलैप्स है? मैम वो दोनों जो सर्विक्स बाहर थी ना, तो उसको फिर मैंने दोनों को मीट करके देखा फिंगर्स फिंगर्स ना, तो फिर मैंने फंडस मेरा तो क्वेश्चन नहीं आप समझे, मेरे क्वेश्चन नहीं समझे। जी सिस्टोसिल मोस्ट कॉमन प्रोलैप्स है, आपने अक्सर हाँ देखा होगा कि यूवी प्रोलैप्स के साथ सिस्टोसिल माइल्ड चलो मिलता है लेकिन मिलता जरूर है। जी अब अगर वो आइसोलेटेड सिर्फ यूट्रोजनल वाल प्रोलैप्स है, सिस्टोसील नहीं है, रेक्टोसील नहीं है और जी पेशेंट जस्ट 42 एज है, तो आप पे जी तो वाजिब है मदर हिस्ट्री लेना, कंजेनिटल करेक्टिव टिश्यू का पूछना, नहीं नहीं इलांगेटेड सर्विस को एक्सक्लूड करना। और वो नहीं कैसे मैंने नहीं। एक्सक्लूड करोगे? वो कैसे एक्सक्लूड करोगे? फॉरनेसिस पे कमेंट करो, शैलो थे या डीप थे? फॉर्नेसिस अगर वो डीप क्लियर थे। थे, हाँ, अगर फॉरनेसिस क्लियर हैं और नॉर्मल हैं देन इट इज elongated cervix. जी If they are नॉर्मल थे। shallow, if they are shallow then it is UV prolapse. ठीक है, वो तो खैर तुम्हारी अच्छी एग्जामिनर है, वो इस तरह गई नहीं मेरे जैसी नहीं थी, लेकिन ना ये अच्छा खासा ट्रिकी केस था। अगर आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट है तो मैं एक्सेप्ट, कोई मसला नहीं है, फर्स्ट ईयर थी अभी, टॉक्स कोई बात निकल नहीं गया अभी, बस। कोई बात नहीं।
इंशाल्लाह कर लेंगे कवर, ठीक है। जितनी ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं बस आप उनको आइडेंटिफाई करना सीखें, बिकॉज़ अगर आप ये मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो फिर क्या इम्प्रूव करोगे? चलो अब आयुजीआर की स्टोरी सुनाओ। अच्छा, दूसरा मैम जो केस था आईयूजीआर का, उसकी पेशेंट भी पीएनएस शिफा में एडमिट थी। वो कह रही थी कि मैं कल दोपहर में आई थी ओपीडी में, मेरा प्रीवियस 1 सीजर यहीं पे हुआ था ना, पहले मेरी बेटी हुई थी और वो 9 डेज मेरी हॉस्पिटल में एडमिट रही एनआईसीयू में ना, उसके बाद एक्सपायर्ड हो गई। और अब ये हुआ है तो मैं इसको एंटीनेटल चेकअप के लिए आई हूँ, तो यहाँ पे इन लोगों ने कहा है कि बच्चे में पानी कम है तो एडमिट कर दिया है, 5 ml है। वो पेशेंट एजुकेटेड थी, बीए पास थी, उसको सब कुछ आता था, वो स्टाफ नर्स भी कहीं पे रह चुकी थी, लेकिन फिर उसने छोड़ दी थी जॉब। तो उसको तो हर चीज आती थी, उसने बड़ी अच्छी हिस्ट्री भी मुझे दी कि मेरे बच्चे को पहले वाले को जो है वो मुझे टीथरोम, और उसके बाद जो है वो मुझे उन्होंने एडमिट करके इंडक्शन दिया था, इंडक्शन फेल हुई थी तो फिर वो सीजर हुआ था। 2 टैबलेट्स रखी थी प्रोस्टिन की, और उसके बाद बेबी को जो है वो 9 डेज तक वो नर्सरी में रहा, फीड टॉप फीड पे ही था, मैंने अपने फीडिंग नहीं कराई थी, वैक्सीनेशन भी नहीं हुई थी, बहरहाल वो बेबी एक्सपायर्ड हो गई। और इसमें ये हिस्ट्री है कि मुझे कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, डायबिटीज भी नहीं है, कोई वजाइनल डिस्चार्ज की कंप्लेन नहीं, ब्लीडिंग की नहीं, ना लीकिंग की हिस्ट्री है, और मेरा पहले सब कुछ सही था। एलएमपी के हिसाब से वो 36 वीक्स प्लस 2 डेज बन रही थी, लेकिन क्लिनिकली वो 34 बन रही थी पीए पे, और लाइकर क्लिनिकली भी कम था, लेकिन अल्ट्रासाउंड में वो कह रही थी 5 ml है, तो मैंने उसको फिर आईयूजीआर करके ले गई। अब जो पहली एग्जामिनर थी उसने मुझे ये कहा कि आप मुझे ये बताएं कि आप राउंड कर रही हैं वार्ड में और आपका कोई जो है वो 3rd ईयर स्टूडेंट है, आपसे पूछ रहा है कि मैम टीच मी वेजिकुलर ब्रीथिंग, हाउ विल यू टीच हर कि वेजिकुलर ब्रीदिंग क्या होती है। मैंने कहा "हम्म, पता नहीं मैम, मुझे नहीं आया, मैंने उसको कुछ भी नहीं कह सकी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मैंने कहा आई कांट एक्सप्लेन मैम। तो फिर उसने कहा कि अच्छा आपने इसका ब्रेस्ट एग्जामिनेशन किया, कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इन एंटीनेटल। मैंने कहा मैम हमारे सोसाइटी में जो है वो फीमेल्स आती है एंटीनेटल चेकअप में, उस दौरान ही आती है, अलग से तो एग्जामिनेशन ब्रेस्ट के लिए आती नहीं है। इन आवर सोसाइटी सी ब्रेस्ट इज मोर कॉमन, दैट्स व्हाई वी आर एग्जामिन, इट्स अ पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन, so we exclude every woman should monthly assess her breast examination to exclude any mass। तो उस पर फिर मैंने ये रिप्लाई किया, मुझे नहीं पता मैंने सही कहा या नहीं कहा, लेकिन मैंने ये कहा। फिर उसके बाद मुझे कहने लगी अच्छा आप सीवीएस एग्जामिनेशन में सिर्फ जो है वो आप 4 एरियाज देखोगे, बाकी सीवीएस का पूरा एग्जामिनेशन नहीं करोगी, मुझे पूरा एग्जामिनेशन सीवीएस का बताओ। तो वो भी मुझे नहीं आता था सीवीएस का एग्जामिनेशन, हम तो इतनी डिटेल में पढ़ते ही नहीं है, बस के 4 एरियाज देख ली और खत्म कर दिया, या फिर जो है वो जेवीपी देख ली। तो बहरहाल इस पे भी फिर मैं चुप हो गई, मुझे नहीं आता था। फिर उन्होंने कहा आपने हिस्ट्री में लिया कि गायनी हिस्ट्री में जब आपने लिया तो आपने पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग की हिस्ट्री ली, क्यों ली, इसमें कोई इंपॉर्टेंस है प्रेगनेंसी में? तो मैम मैंने कहा कि यस प्रेगनेंसी में सर्वाइकल एक्टोपिन इज मोर कॉमन, तो मैंने फिर इसीलिए इसको देख के मैंने हिस्ट्री ली है। तो बहरहाल उस पे उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। फिर इन्वेस्टिगेशन का जब टाइम आया तो इन्वेस्टिगेशन जब मैंने सब मांग चुकी और फिर दूसरे का टर्न आया मैनेजमेंट का, तो उसने कहा कि आपने पहले एक बच्चे की हिस्ट्री पूरी नहीं ली। जब इसका पहले का था कि रप्चर मेम्ब्रेन की थी तो आपने सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस के लिए इससे कुछ सवालात किए। तो मैं फिर चुप हो गई, मैंने कहा कि मैम इसमें तो इसने कोई मुझे ना लीकिंग की हिस्ट्री दी है, ना मुझे जो है वो वजाइनल डिस्चार्ज की हिस्ट्री दी है। तो इसलिए फिर मैंने उसमें तो कहने उसमें क्या काज हो सकता था बेबी का, मैंने कहा जीबीएस हो सकता था, उसने रप्चर मेम्ब्रेन की थी, सेप्सिस हो सकता था, दोनों चीजें हो सकती है। तो कहने लगी अच्छा, तो इसमें आपने फिर उसको लेके क्या किया, इसमें आपने एक्सक्लूड किया, हाई वजाइनल स्वाब लिया, एचवीएस कराया इसका? मैंने कहा नहीं मैम मैंने नहीं कराया। बैक्टीरियल वेजिनोसिस आपके जहन में नहीं होगा काश कि आप उसको ट्रीट कर लो? क्या ट्रीटमेंट है बैक्टीरियल वेजिनोसिस की? वो तो फिर मैंने बताई उसको, बैक्टीरियल वेजिनोसिस में हम मेट्रोनिडाजेल देते हैं 400 मिलीग्राम बीडी फॉर 7 डेज। फिर उसने कहा कि चलो अब सपोज मान लो कि उसकी हर इन्वेस्टिगेशन सही है, ये इसका प्रीवियस सन है, तो उसको आप कितने अरसे तक इसको डिलीवर कराओगी?
तो मैंने फिर इसको 38-39 वीक्स कहा। उसने कहा आप 38-39 वीक्स पे क्यों लेके जाओगी? ओलिगो मैंने को कहा 38-39 पे लेके जा रही हूँ। अभी 37 वीक्स थे उसके। अच्छा 36 देखो प्लस 2 डेज। नंबर, मार्क्स कितने थे इस केस में? इसके 52। ज्यादा दे दिए। कम नहीं चाहिए थी। इसमें से कम बनते थे। देखो ना, मैं चलो अपना वाइवा कंप्लीट करो फिर बात करते अच्छा, हैं। इसमें जो है ना, जिस एग्जामिनर ने मेरे से हिस्ट्री का लिया था पोर्शन, जब मैं निकल रही थी तो उसने कहा था कि स्टिल यू आर कॉन्फिडेंट और कीप इट अप, योर कॉन्फिडेंस विल। हाँ, इंशाल्लाह उसने मेरे इंशाल्लाह। झूठ बोले। मैं फिर उस वक्त मैंने कहा ऐसे मुझे किया तो फेल ही है, लेकिन उसको मेरा कॉन्फिडेंस ऐसा लगा कि मैं अभी भी कॉन्फिडेंट हूँ। मैंने कहा नहीं चलो ठीक है। इंशाल्लाह यू विल पास बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फिडेंस, और जो आपके मिस्टेक्स हैं उनको इम्प्रूव करेंगी। और अच्छा है 52 भी अच्छे हैं, लेकिन देखिए मेजर ब्लंडर तो आपको ने खुद ही बता दिया केस में। हाँ, एक तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ना देखो, अब जो है ना काफी सारे लोग एफसीपीएस कर रहे हैं, गवर्नमेंट के पास कोई जॉब तो है नहीं, तो यहीं से आप लोगों को तंग करते हैं कि पास ही ना करें, ये इनकी पॉलिसी मुझे लगती है। हाँ जी। ठीक है, दूसरी दूसरी है कि बेसिक पे तो नहीं फेल, बेसिक पे वो छोड़ते नहीं है। ठीक है, काफी सेशन में बता चुकी हूँ कि मैंने, आपने मेरा ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का वो एक सेशन भी सुना होगा, मैंने इवन आपको बताया था कि लिम्फ नोड्स भी याद करो, ड्रेन कहाँ हो रहे हैं वो भी याद करो। ये तंग करते हैं, ये पूछते हैं, मैम जेएनएम में लेकिन पूछते हैं, अगर तंग जब करते जैसे हैं। हम थ्योरी पास करते हैं ना, फिर हमें टॉक्स नो भी पढ़ना है, वाइवा भी। नो, आप हिस्ट्री वो फर्स्ट हम अटेम्प्ट में तो मैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में ये बहुत अच्छी परसेंटेज है, आई एग्री। और यही वजह है कि जो बच्चे थ्योरी के है ना, मैं उनको कहती हूँ कि अभी से इंटरेस्ट लो वाइवा में, क्योंकि फिर ये होता है कि फिर फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसे निकल जाती है कि तैयारी नहीं होती, टाइम नहीं होता ना। अगर पहले से ही तैयारी करते, अगर आपको कोई सीनियर बताता कि नहीं पहले से ही तैयारी करके रखनी है। यकीन ही नहीं होता कि पता नहीं हमारी थ्योरी भी निकलेगी नहीं निकलेगी। जब तक रिजल्ट नहीं आता तो कुछ फिर पढ़ने को दिल भी तो नहीं करता। ये भी तो एक गलत फैक्टर है ना। गलत नहीं डॉक्टर नहीं, ये गलत एटीट्यूड है, हाँ पास तो मैम, करना ही है है। तो। जी तो बिल्कुल जब है, थ्योरी के लेकिन लिए 4 साल कर रहे हो तो उसके साइड बाय साइड तैयारी हमें ना वाइवा की भी करनी चाहिए। ये मैं आपको नहीं कह रही, हमारा टाइम तो गुजर चुका है, हाँ ये जी। सेशन कोई और भी सुनेगा जो भी थर्ड ईयर में होगा। जी ठीक है, उसके लिए ये है कि भाई अपनी थ्योरी और वाइवा साइड बाय साइड तैयारी करो, ठीक है, ताकि हाँ जी। मिनिमम अटेम्प्ट्स में अपना एग्जाम क्लियर करो। अब इतने जी मुश्किल से थ्योरी पास की है, एक अटेम्प्ट चली गई ना, फायदा 2 जी। बच गई और हेडेक होती है। अच्छा कोई बात नहीं, स्टिल वी हैव 2 चांसेस, वी कैन डू इट। तो पैथोफिजियोलॉजी हर चीज की इम्पोर्टेंट है, और एग्जामिनेशन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो हमेशा कहती हूँ बेड साइड से करो, जैसे एमबीबीएस में करते थे। ठीक है, देखो भाई हाँ वेजिकल जी। ब्रीदिंग मुझे भी नहीं आती, सच बताऊं तो ये क्वेश्चन मेरा भी ड्रॉप हो जाता था। ठीक है, लेकिन फिर ये है कि जो आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए, 1-2 ड्रॉप हो भी जाए तो पास हो जाते हो, अगर आपने अपना जो आपकी स्पेशलिटी है उसमें आप कुछ स्किप ना करते हैं। ठीक है, जैसा कि अब पहले बच्चों को लीकिंग हो गई, तो लीकिंग होना आसान काम तो नहीं, आसान बात तो नहीं है। हाँ जी। लेकिन इन्फेक्शन है, सर्वाइकल प्रॉब्लम है, अब इस दफा सर्कलाज लगना चाहिए था, या नेक्स्ट टाइम सर्कलाज लगना है, या बैक्टीरियल वेजिनोसिस ट्रीटमेंट करनी है, या हाई रिस्क रखना है, या प्रोजेस्टेरॉन देना है, उसका तो इनडायरेक्टली इस करंट प्रेगनेंसी पे इम्पैक्ट है, जो कि आपने ओवरलुक कर दिया। लेकिन मैम इसमें इसने कोई वजाइनल डिस्चार्ज की कंप्लेन अगर नहीं की है तो फिर मैं कैसे पूछूं? इसमें इसमें नहीं है ना, अगर पिछली प्रेगनेंसी से आपको लगता है कि हम्म। लीकिंग हो गई है, प्रीमेच्योर प्री टर्म रप्चर ऑफ अच्छा, मेम्ब्रेन उसने है, वो वो पढ़ी लेबर में लिखी चली थी ना। गई है, तो ये हाँ रिस्क जी फैक्टर लेकिन। 1 बन गया ना। नेक्स्ट हाँ जी प्रेगनेंसी में आपने क्या करना है, सर्वाइकल लेंथ देखनी है, वो भी कम आती है, तो फिर आपके पास 2 ऑप्शन है, प्रोजेस्टेरॉन दें या हाँ फिर जी। इसको सर्कलाज लगाएं। क्या इसका लेकिन मैम इम्पैक्ट नहीं है? उसने, जी लेकिन उसने ये हिस्ट्री जो दी थी ना कि मेरा टर्म पे ही था, मेरे बेबी का वेट भी 3 kg था और कोई कम अच्छा नहीं अच्छा था। जी जी। अच्छा, तो पहला फिर बच्चा भी प्रीटर्म नहीं था। नहीं, सही नहीं सही। ना, फिर उस पे टर्म फिर था। लेकिन मेरी बात सुनो ना, फिर तुमने बोलना था ना ये कि मेरी पेशेंट को टर्म पे लीकिंग हो गई है, मैम और मैंने टर्म पे लीकिंग बोला था होना ना, मैंने बोला था, लेबर का मैंने फीचर है, उसकी। दिस इज हाँ नॉट जी मैंने एबनॉर्मल। बोला था ना। ये तो मैंने बोला था, मैंने कहा कोई हिस्ट्री नहीं है ना पास्ट की, और इस बीच में भी कोई इसकी वजह चार्ज की कोई नहीं है, तो फिर मैं कैसे, इसमें तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं थी ना। तो कहने लगी फिर और नहीं काजेज, फिर रिस्क ठीक क्या है, रिस्क। नहीं हाँ जी, मुझसे रिस्क फिर ठीक पूछे थे। देन 52 का ज्यादा
कम है ये ज्यादा होने चाहिए, 60 होने चाहिए और इसे। मैम उसमें उसमें जो है ना इंडक्शन भी प्रोम की वजह से दिया था ना, टर्म पे थी सिर्फ रप्चर मेम्ब्रेन थे, प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन थी ना, तो ओके सिर्फ ओके रप्चर ओके। मेम्ब्रेन की वजह से उन्होंने इंड्यूस किया था, इंडक्शन फेल हुई थी, तो उसमें तो उन्होंने कहा फिर उसमें क्या काज हो सकते हैं, मैंने कहा जीबीएस हो सकता है और या फिर सेप्सिस हो सकता है, ये दो काज हो सकते हैं क्योंकि वो टर्म पे थी ना, प्री टर्म तो नहीं थी। हाँ नहीं हो सकता ऐसा ठीक है, क्या? नहीं हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन का ड्यूरेशन पूछ लेते हैं 18 आवर्स से ज्यादा थी या नहीं थी। रप्चर मेम्ब्रेन तो 2 और 3 से ज्यादा थी ना, कह रही है 2 मुझे टेबलेट रखी थी, मुझे 12 घंटे का ट्रायल दिया था, वो पढ़ी लिखी थी ना तो उसने सारी हिस्ट्री इस अच्छा तरह दी थी कि अच्छा 12। जी अच्छा अच्छा, उसका काजा जो पैटर्न था, वो जो हमें, आपको याद है हम सिप्लो करते थे, कोई भी अर्ली डेथ होगी जी जी या जी आईओडी जी होगा, जी। हमने सिप्लो हाँ पे उसको क्वांटिफाई करना है, तो इसको सिप्लो पे रखा था इस बच्चे को, अपार्ट फ्रॉम दिस मैम, के चलो मैंने इसे हाँ। पूछा था कि जो बच्चों के डॉक्टर थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा नहीं उसको जो है ना इन्फेक्शन हो गया है, सांस नहीं उसकी आ रही है, तो उन्होंने नर्सरी में रखा था। नर्सरी में किस में रखा था? आईसीयू में रखा था। बच्चे के सारे उस सही मेकोनियम थे था, बिल्कुल। अब्रप्शन थी, क्या था, कुछ भी मेकोनियम मिकोनियम भी नहीं था, अब्रप्शन भी नहीं था, पढ़ी लिखी पेशेंट थी, उसने सारी हिस्ट्री ये दी कि मुझे सिर्फ सफेद पानी जाया तो मैं हॉस्पिटल चली गई, उसने कहा दर्दें नहीं है, सिर्फ थैली फट एक गई है। मिनट, एक मिनट, थ्री हाँ जी। केजी का बच्चा डायबिटिक भी हो सकता है और वो आरडीएस की वजह से गया है, तो मैम ये वो भी कह सोचें। रही है मुझे मुझे कोई डायबिटीज नहीं, मेरी फैमिली की हिस्ट्री डायबिटीज की अच्छा नहीं है। हाँ अच्छा जी। ठीक है ठीक हाँ, है कोई आपने काफी काम इनका किया है है। इस पर। मैम मैंने ओके सारी ओके, पूछी थी, कोई उस पे मैंने नहीं चढ़ा, ठीक है। थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म, फिर क्या लगता है, एपीएच। फिर क्या लगता है, मैंने कहा आपका कभी खुद आप की असेसमेंट हॉस्पिटल। क्या है कि ये ओक्स के केस में क्यों 52 आए? मैम मुझे जो है ना उसने जे जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, मुझे ये लगता है ना जो उसने बहुत कम मार्क दी होंगी कि आपने अच्छा जो है ना एक वो आपको वेजिकुलर आपको ये, ब्रीथिंग। नहीं नहीं, एक बड़ा बात भी ना, 34 की फंडल हाइट है, 26/8 है, still it हाँ is IUGR, and still if it is IUGR and oligo you are going to deliver it 39, ये कोई भी चीज पैटर्न ना समझ नहीं आ रहा। अच्छा। छोड़ो पिछली प्रेगनेंसी को, करंट प्रेगनेंसी को देखो, इसका पैटर्न बता दो। इसमें भी तो उसको कुछ नहीं था, बस वो कह रही थी मैं आई हूँ दिखाने के लिए, सीजर की डेट लेने के लिए, मेरी कोई पेशेंट कह फीटल रही है, पेशेंट कह रही है मेरा IUGR है, डेट्स वो कहती मुझे याद है, उस पे 26 डेट। है, आपकी फंडल हाइट पे 34 है, तो नहीं नहीं आप नहीं क्यों नहीं यही मैं 34? इसकी 36 थी बाय डेट्स, उसकी 2 फरवरी एलएमपी थी, अच्छा 9th। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी ओके 9 ओके नवंबर ओके। इसकी थी ईडीडी, और 9 नवंबर की मैंने जो बाय डेट्स ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी निकाली 36 वीक्स 2 डेज थी ना, और जो एक मिनट, क्लिनिकल। 36 हाँ जी बाय रेट्स है और क्लिनिकली 34 है, जी मतलब जी 2 वीक्स जी की डिस्पेरिटी है जस्ट। जी। ओके ठीक है, अब सही है, मैं 26 में काफी दुखी हो गई थी, नहीं 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 ऐसा नहीं आज मैं ना। कम कम सुन रही हूँ थोड़ा सा। अच्छा ऐसा नहीं। अनीस ये बताओ कि हमने ये डिसाइड किया होगा है कि 2 या 3 वीक की डिस्पैरिटी डिस्पैरिटी नहीं है, अनटिल अनलेस हम सारी काजेस में एक्सक्लूड कर रहे हैं आईयूजीआर अच्छा की, हाँ जी मैम, लेकिन ब्लैक कैटो उसका वाले। क्लिनिकली जो वेट था ना बेबी का वो हम्म। 2 kg था ना, जो क्लिनिकली असेसमेंट, और उसने मुझे फिर अल्ट्रासाउंड जब मैंने मांगा ना, उसने कहा मैनेज करो, तो मैंने कहा गिव मी द रिपोर्ट्स, बाकी जो मेरी रह गई थी रिपोर्ट्स वो तो मुझे नहीं, दे दें आप। आपके पीए पे लाइकर कितना था? कम था, क्लिनिकली भी कम था, और वेट भी बेबी का जो है ना 2 kg से अच्छा ज्यादा अच्छा, नहीं। अब रुक जाओ, क्लिनिकली वेट भी कम है, क्लिनिकली लाइकर भी कम है और फंडल हाइट भी हाँ कम जी है, तो जी। हिस्ट्री पे आपने किन किन चीजों को पूछा, बताएं हमें। डायबिटीज का, बिल्कुल डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, ट्यूबर। हाँ एपीएलएस, जी। और उसकी डाइट थैलेसीमिया, थी इसकी कि एनीमिया नहीं है, थायराइड, हाँ एनीमिया, थायराइड की, कार्डियक। एनीमिया, बिल्कुल कार्डियक की, और कंजेनाइटल फैमिली हिस्ट्री की, हम्म, कजन मैरिज थी इसकी, और बीएमआई इसके जो था 31 था। मैंने रिस्क तो फैक्टर ठीक में है ना, फिर ये, दो दो निकल आए, बीएमआई और मैंने कैजन रिस्क पे मैरिज, तो और यही रखा था, रिस्क पे यही रखा था। डीडीज पूछी थी, तो डीडीज भी मैंने बताई थी तो आईयूजीआर के साथ फिर चले जो। चले, सब कुछ निकल गया, तो 10% इडियोपैथिक भी होते हैं, जी ठीक है, हमने मान लिया इडियोपैथिक ओलिगो है, ठीक है, जी हालांकि जी। इडियोपैथिक ओलिगो होता है साथ में आईयूजीआर नहीं होता, हाँ जी। ठीक है, चलो अच्छा फिर मान डॉपलर लेते हैं मैंने काज मांगा। नहीं मिले। जी। हाँ, तो फिर इसको कैसे लेके चलना चाहिए, इस अब मैंने यहाँ उससे से पूछा ऑनवर्ड? कि मुझे मुझे आप दें डॉपलर दे दें, डॉपलर स्टडीज बता दें, उन्होंने कहा सब नॉर्मल है, सीटीजी नॉर्मल है, डेली वो पेशेंट कह रही है मेरी नॉर्मल है, स्टीरॉयड उसको लग चुके थे ना,
और मैंने कहा अच्छा मुझे अल्ट्रासाउंड दे दें, करंट अल्ट्रासाउंड की दे दें। कह रही सब नॉर्मल है। उसके अल्ट्रासाउंड में 5 ml है, 2 kg का वेट है, 34 वीक से, जो आपकी फाइंडिंग्स है फाइव वही फाइव अल्ट्रासाउंड। ये जो 5 ml है, ये हाँ मॉडरेट ओलिगो है ना? जी जी जी। ये मॉडरेट लेस है। देन 3 जो है वो सीवियर होता है, 2 to 3। तो और मॉडरेट 5 ओलिगो है मॉडरेट। हाइड्रोमियाज विद नॉर्मल डोपलर, जी टाइम ऑफ डिलीवरी 39 नहीं हो सकता। अब दोबारा नहीं, सोचो। 37 नहीं, होगा। ऑब्वियसली हम, मैं तुम्हें पहले भी लास्ट सेशन हुआ था यूजीआर का, मैंने कहा था ये माइल्ड ओलिगो मॉडरेट ओलिगो कोई ही बताएगा। लेकिन हाँ ऐसे जी बच्चे को जिसका लाइकर चाहे ज्यादा है चाहे नॉर्मल से कम है, उसको जी 37 से आगे लेके नहीं जाना, क्योंकि अपेरेंटली काज आपको नहीं मिल रही, इसका मतलब ये नहीं कि है नहीं। तो रीजनेबल मेच्योरिटी गेन हो जाए, स्टेरॉइड कवर दें और 37 पे निकालें इसको। जैसे माइल्ड प्रीक्लेम्सिया निकालते हैं, माइल्ड आईयूजीआर निकालते हैं, ठीक है, माइल्ड ओलिगो भी आपने विद आईयूजीआर तो 37 से आगे लेके नहीं जाना चाहिए। ठीक है, हाँ तो जी। ये मेरा ख्याल है, ये टाइम ऑफ डिलीवरी डिसाइड करना और मेथड ऑफ डिलीवरी डिसाइड करना, इस पे लोग पास फेल होते हैं। क्या ख्याल है? ये बहुत बड़ी बात है, मैनेजमेंट में होता ही क्या है, टाइम ऑफ डिलीवरी और मोड ऑफ डिलीवरी होता है ना ओप्स में। हाँ जी। तो ये एक बड़ा ब्लंडर है, बाकी केस सही है आपका। ठीक है। पता और नहीं मैडम, बस फिर इस बड़े ब्लंडर के तो उन्होंने बेचारों ने 8 नंबर काट लिए, खैर है, दे अच्छा देंगे अगली। अच्छा मैम, दूसरा एक क्वेश्चन उन्होंने मुझसे ये किया। मैं ना क्लिनिकली वैसे जो मैं एग्जामिनेशन करती हूँ, आपने मुझे एक दफा बताया था, मैंने आपकी क्लास में ये सुना था कि आपने कहा था कि वेरिएबल पॉइंट से सिम्फाइसिस तक, प्यूबिस तक लेके जाना होता है ना, मेयरिंग जब टेप हम रखते हैं। लेकिन हम्म। मैं बहुत पहले से जो मैं करती हूँ ना, तो मैं सिम्फाइसिस प्यूबिस से स्टार्ट करती हूँ मेयरिंग करना, और मैं वेरिएबल पॉइंट तक ले जाती हूँ ना। अब वो पता है हम्म। बिगड़ी हुई आदतें बहुत देर से सही होती है ना। तो जब मैंने एग्जामिनेशन में गई तो मैंने वही अपनी आदत को किया। तो एग्जामिनर ने मुझसे कहा कि आपने मेजर किया, कहाँ से किया सिम्फाइसिस, सिम्फाइजो फंडल हाइट। मैंने कहा सिम्फाइसिस प्यूबिस के वेरिएबल पॉइंट पे। तो कहने लगी कि ऐसे करते हैं। मैंने कहा कि आई फील कंफर्टेबल इन दिस मेथड, दैट्स व्हाई आई हैव डन। तो कहने लगी अच्छा। फिर कुछ बोली नहीं, लेकिन मैंने इससे किया। मुझे नहीं पता कि फिर मुझे आइंदा ऐसा करना चाहिए या नहीं, शायद मुझे लगा नहीं करना चाहिए मुझे ऐसा। नहीं करना चाहिए, ठीक है, फंडल हाइट को मेन फर्स्ट पॉइंट रखा करो, फिर आया करो। नीचे तो ठीक है, लेकिन इससे मुझे उस वक्त ही अंदाजा हो गया कि उसको अच्छा नहीं लगा ना। कोई बात नहीं, इतने बुरे नंबरों से फेल नहीं हुए। 50 अबव वाले बच्चे अगली दफा अटेम्प्ट में पास हो जाते हैं। बुरे ये मेरा नंबर अपना, से फेल या पास नहीं होता है, बस पास पास होता है, फेल फेल होता है, बस यही होता है। और तो स्ट्रेस तो होता है ना अपनी जगह पे। अपेरेंटली ऐसे अभी आपको लग रहा है पास फेल फेल होता है, लेकिन इट डज मैटर वेयर आर यू फेल। अगर कोई बच्चा 35 या 40 ले रहा है, उसको मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी, उसको मेरी बात भी नहीं समझ आएगी, और उसको इम्प्रूव करने में 1-2 साल लगेंगे। आपको तो हाँ इम्प्रूव जी। करने में एक अटेम्प्ट चाहिए या 1-2 महीने चाहिए बस। ठीक है, ठीक है ना। चलो अनीसा, गुड लक, यू आर रियली वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी गुड। थैंक और यू जो मैम। बंदा अपनी चीजें आइडेंटिफाई कर ले वो पास आराम से हो जाता है। ठीक है, तो हमने कर लिए हैं। एंड अभी कितने हुए हैं आज आज तक ना? 8-9 लोग हुए हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मुझे बताते नहीं है, स्टूडेंट मेरे ही होते हैं। खुशी होती है या फिर इतना मैटर नहीं करता, फिर बाद में 1-2 हफ्ते नहीं बाद मैम, याद अच्छा आता है कि लगता है, अच्छा लगता है। मैडम को मैं तो बताना। आज आज नहीं, मुझे आज अम्मी के घर जाना था, फिर वहां से फिर जल्दी, अम्मी मेरी जियारतों से आई थी, मैं मिली नहीं थी एग्जाम्स की वजह से। तो फिर ओके। नहीं जा पाई। मैंने कहा नहीं, आज क्लास की वजह से नहीं जाऊंगी। तो थैंक यू मैम गाइड करने के लिए। ओके। ओके। अच्छा, तो अभी तक हमारे स्टूडेंट्स हुए हैं। हाँ, मैं इनकी स्टोरीज बता देती हूँ आपको, ताकि इसमें जो है ना, अनम अनम से सबको पता है, बहुत अच्छी कैंडिडेट थी। और ये वो अनम ने और डॉक्टर अक्सा मंदिया, इन दोनों ने तो पास होती मुझे बताया था। खैर, और ये इनकी अक्सा की आई थिंक 3rd अटेम्प्ट थी। ये अब यूके में होती हैं, बड़ी मुश्किल से थीरी पास हुई, फिर वाइवा भी जाके 3rd अटेम्प्ट में पास हुआ है इनका। तो मुश्किल स्टोरी है। अब डॉक्टर जुबैदा यासीन है, सबसे नीचे आप देख रहे होंगे ना, ये मेरी जूनियर थी मिनिस्टर में ना, आई वाज हर पीजीआर। तो और वो चाइना की ग्रेजुएट है ये, और बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत हार्ड वर्किंग है। और अब मींस
उनको एफसीपीएस वाले एग्जाम के जो सर्कल है उनका 7 ईयर में कंप्लीट हुआ है, बट फाइनली शी डिड इट क्योंकि वो हार्ड वर्कर थी। ठीक है, तो ये सब ये जो आपको नाम स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं ना, ये कोई ऐसे लकी नहीं है कि इन्होंने कोई लक वाला बिस्किट खा लिया और पास हो गए। इन हर एक की स्टोरी जो है ना बड़ी इंस्पायरिंग है। ठीक है, डॉक्टर आयशा इनमें से, आयशा ताहिरा, एक आयशा बिलाल भी है। आयशा बिलाल मेरी क्लास फेलो है, ठीक है, और आज 2021 में उन्होंने क्लियर किया, बट क्लियर कर लिया ना। तो इस एग्जाम में ना कोई नहीं रहता, कोई इसमें जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहता, आप पास कर ही लेते हो। तो एग्जाम डुएबल है, बट करना आपने ये है कि इस जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है उनको रिड्यूस करें जल्दी जल्दी, और ये जो आप स्किप करते हो अटेम्प्ट्स ये मत करें, क्योंकि ना ये आपका मोमेंटम ब्रेक कर देते हैं। अब डॉक्टर हुरिया का जो केस है, फेल केस, जब मैंने ओपन हाउस लिया था, वो आप सबने सुना होगा, गायनी का बड़ा अच्छा केस था आई थिंक। हाँ, इनका केस था, वो सीबीसी में HB 5 था और नॉर्मोस्टिक था, याद आया सबको? मैं अक्सर कराती हूँ ये केस। 37 वीक पे ये इनकी पेशेंट आई थी और एग्जामिनर ने कहा था HB 5 है, नॉर्मोस्टिक माइक्रो नॉर्मोस्टिक और MCH भी नॉर्मल था, MCHC भी नॉर्मल था। याद आया? किसी ने अटेंड किया था वो? यास्मीन, क्या डिटीज बननी चाहिए थी उसकी? प्रीक्लेम्शिया, हेल्प, हेमोलिसिस, हमने पेरिफेरल फिल्म करानी थी, LFTs कराने थे। वहाँ ये थोड़ा सा शेकी हो गई थी, वहाँ उनका केस ओप्स का रह गया, इनका रह गया था, बट शी डिड इट। आज वो पास हो गई हैं, आपने उनका स्टोरी भी देखी होगी। तो ये सारे बच्चे जो है ना, जो जिनका अब तक मेरे पास रिकॉर्ड आया है इन 3 दिनों में, इनमें से एक तो रह भी गई है, मरियम रह गई है आई थिंक। हाँ, मरियम और सफिया और मदीहा जमील रह गई हैं, और इसमें से आई थिंक सफिया थी। हाँ, ये इसी तरह इनका जब पिछली दफा उन्होंने ज्वाइन किया तो यही वाले हालात थे जैसे आज का अपने ओपन हाउस किया है। ठीक है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे अपने साथ रखें, और बड़ी जो थी सैड थी, और फिर उन्होंने अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई किया, इम्प्रूव किया, अच्छा पढ़ा, और आप देखें शी डिड इट। तो ये आप सब भी कर सकते हो भाई। ठीक है, इन सब में से कोई भी लकी नहीं है कि वो बस लक की वजह से पास हुआ है, सारे हार्ड वर्कर हैं। सबको जो है ना CPSP का रगड़ा लगा है। ठीक है, तो आप लोगों ने नहीं डिसहार्ट होना कि एग्जाम पास नहीं हो सकता और पता नहीं कब होगा, ये हो जाएगा। बट करना क्या है कि बस लगे रहना है पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और राइट डायरेक्शन में। ठीक है, और जो लोग भी आपको डिसहार्ट करते हैं उनसे, उनकी बातों पे ना कान ही ना धरें। ठीक है, तो आपके लिए ये है, push harder than yesterday if you want a different tomorrow। हर दिन अपने आप को पुश करें। और भाई किसी और की स्टोरी है हमसे शेयर करने के लिए? जी, कोई और पेपर हुआ था एग्जाम में? इन लास्ट 3 डेज में कौन कौन अपेयर हुआ है? चलें, कोई बात नहीं, इफ यू डोंट वांट टू डिस्कस इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, आप मुझे हेलो मैडम, जी जी मैंने MCPS का टेस्ट दिया था ठीक है। सितंबर में। तो मेरे दो केसेस थे। ऑप्स का केस तो मेरा काफी डिफरेंट था, और हालांकि वही टॉपिक आया था जो मैं पढ़ के नहीं गई थी। रिकरेंट मिसकैरेजेस था, एप्ला था उसको, पेशेंट को। पेशेंट की अच्छा 22 ईयर ओल्ड, ग्रेविडा 5 थी, पैरा 0+4, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी थी, रप्चर्ड एक्टोपिक, उसके लिए उसकी लेप्रोटमी हो चुकी थी। और फिर उसके बाद जो है अभी उसको 18 वीक्स थी और सर्वाइकल सर्कलाज लगा था 5 डेज बैक। और शी वाज ऑन क्लेक्सिन और डिफेस्टोन भी ले रही थी वो। तो जैसे ही उसने मुझे बताया रिकरेंट मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है, और मैंने जैसे ही उससे पूछा, पहले तो मैंने उसका नाम और सारी चीजें पूछने के बाद जो है ना, मैंने उससे पूछा आप किस वजह से एडमिट हुई हो। उसने कहा कि मेरे बच्चे बार बार जाया होते हैं तो मुझे टाका लगाया है। तो मैंने कहा अच्छा, कौन से ट्राइमेस्टर में बच्चे जाया होते हैं, मतलब कब बच्चे जाते हैं? पहले ही हफ्तों में जाया हो जाते हैं।
तो मैं तो उसी वक्त समझ गई, और वो पेशेंट थोड़ी पढ़ी लिखी थी, उसने मुझे खुद ही बताया कि मुझे क्लेक्सिन भी लग रही है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स थे उसके साथ, और उसको फीवर भी हो गया था। फिर बाद में जब मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर की हिस्ट्री ली उससे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फीवर, डिस्चार्ज, और कैसे कंफर्म किया, कोई मेडिसिन तो नहीं ली प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, क्योंकि पहले उसकी एक्टोपिक हो चुकी थी, शादी को कितना अरसा हुआ। तो इस हवाले से फिर वाइवा, लेकिन एग्जामिनर्स ने जब मेरा वाइवा लिया तो तीनों चीजें उन्होंने मुझसे पूछी। मुझसे एक्टोपिक के बारे में भी पूछा, मुझसे एप्ला के बारे में पूछा, और मुझसे एप्ला, एक्टोपिक, ये दोनों के बारे में पूछा, और सर्वाइकल सर्कलाज के हवाले से भी पूछा था। कि अच्छा, जब इनको एंटीबॉडीज लिखोगी आप तो कैसे लिखोगी, प्रिस्क्रिप्शन पे कैसे लिखती हो, और क्राइटेरिया बताओ इनका एप्ला का डायग्नोसिस का। अच्छा, मैंने पेशेंट से पूछा था कि कोई महंगे वाले टेस्ट हुए हैं आपके, तो पेशेंट ने बताया नहीं हुए। तो अब मुझसे जब एग्जामिनर पूछने लगा कि आपने क्या क्या टेस्ट, क्या चाहिए बेटा आपको, तो मैं एकदम ब्लैंक हो गई, और मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने हालांकि उससे पूछा था कि कोई महंगे वाले टेस्ट हुए हैं आपके, लेकिन वो मैं बता नहीं पा रही थी। फिर उन्होंने कहा बेटा कुछ पूछा है क्लेक्सिन जो लगा रही है, तो फिर मैंने कहा हाँ, एंटीबॉडीज वगैरह पूछनी, एंटी ल्यूपस एंटीबॉडीज, इसके हवाले से फिर पूछा। ड्यूफेस्टॉन के कह रही है कितना डोज दोगी, कब तक दोगी डोज, ड्यूफेस्टॉन का रोल क्या है, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने 24 वीक्स तक मैंने कहा दूंगी, वायबिलिटी तक, फिर उसके बाद नहीं दूंगी। कहती है अगर पेशेंट कंप्लेन करती रहे पेन की, 24 वीक्स तक। No, 24 वीक्स तक, it's 20 to 34. 34 वीक्स। नहीं, लिसन, दो रीजंस हैं, एक है रिकरेंट मिसकैरेजेस, एक है प्रीटर्म लेबर। प्रीटर्म लेबर में तो 20 से 34 वीक है, और रिकरेंट मिसकैरेजेस में या लूटियल फेज डिफेक्ट्स में ये सिंस कंसेप्शन और मैक्सिमम 16 वीक तक है। 12 वीक्स पे लोग ऑफ कर देते हैं, प्लेसेंटा बन जाता है। जी। लेकिन मैम इसका तो सर्कलाज लगा हुआ था ना, इसको तो डिफेस्टॉन बाद में शुरू किए सर्कलाज के बाद, तो उसमें तो 24 वीक्स तक देंगे ना। नहीं, लिसन, रिकरेंट मिसकैरेजेस की जो एक काज है वो लूटियल फेज डिफेक्ट भी है अच्छा, ना जी। और लूटियल फेज डिफेक्ट है तो सर्कलाज को एक साइड पे रखो फिलहाल। कब से दोगी प्रोजेस्टेरॉन? प्रोजेस्टेरॉन शुरू से ही देंगे, क्योंकि इम्प्लांटेशन तो लूटियल फेज में होनी है। शुरू से ही अगर देंगे। अच्छी इम्प्लांटेशन नहीं है तो बच्चा आउट जाया हो जाएगा। तो अगर आपने शुरू से ही प्रोजेस्टेरॉन नहीं दिया और 18 वीक तक वेट कर रहे हो तो फिर तो वो प्रीशियस टाइम ही गुजर गया। और कैसे पता चलेगा लूटियल फेज डिफेक्ट है? कैसे पता चलेगा? पेशेंट क्या बताएगी? वो ये तो नहीं कहेगी मुझे लूटियल फेज डिफेक्ट है, आप निकालोगे कि पॉसिबल लूटियल फेज डिफेक्ट है। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस का एक निमोनिक किया था हमने, वो भी दैट कैटो ही था, 3F, याद होगा? याद है? नहीं मैम, याद नहीं मुझे। चलो कोई बात नहीं। अच्छा मैम, एक और चीज मुझे एग्जामिनर ने पूछा था कि एक्टॉप, इसका डिफेस्टॉन का रोल क्या है, लेकिन रिकरेंट मिसकैरेजेस में तो उसका रोल नहीं है ना। गाइडलाइन में तो लिखा है कि रिकरेंट मिसकैरेजेस में तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है। लूटियल फेज डिफेक्ट है तो है ना रोल इसका, और अभी रिसेंटली प्रोजेस्टेरॉन रोल आ गया है। इस पे टोक लिखे जा चुके हैं। आप रोजुफेक लगाते नहीं हो? जी लगाते हैं। फिर क्यों लगाते हो जब रोल ही नहीं है? वाइवा में वो यही पूछना चाहते हैं कि आप अप टू डेट हो या नहीं। अच्छा, सही। तो हम देते हैं लूटियल फेज डिफेक्ट प्रोजेस्टेरॉन, और लेकिन देंगे कब? जब हमें कुछ भी नहीं समझ आ रहा ना, और हमें लगता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इररेगुलर है। क्योंकि लूटियल फेज डिफेक्ट है तो वो पेशेंट का साइकिल रेगुलर तो नहीं होगा ना, उसको तो ड्यू डेट से पहले स्पॉटिंग शुरू हो जाएगी। तो एक तो हिंट बड़ा यही है कि साइकिल एबनॉर्मल है, ठीक है। स्पॉटिंग जो है ड्यू डेट से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। चले छोड़ो, ये तो हम करेंगे इंशाल्लाह। और मैं एक और चीज पूछनी थी कि उन्होंने पूछा था कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी को मेंशन करने का कोई और तरीकेकार है कि जब हम लिखते हैं तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को किसी और तरह से मेंशन, मैंने शायद ये पढ़ा था उसमें 10 टीचर्स में। एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी, जी। एक इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी होती है, वो होती है एक्स्ट्रा यूट्राइन।
तो एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी को हम एक्टोपिक कहते हैं। इट कैन बी एनीवेयर, ट्यूब में, आउटसाइड ट्यूब, ठीक है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी को डिवाइड करते हैं ट्यूबल और नॉन ट्यूबल में। जी ट्यूबल नहीं में तो मैडम, ट्यूब आ गई, तो हम नॉन ट्यूबल में ओवरी। 5 पैरा 0 + अच्छा 4, अच्छा अच्छा, तो इसमें मिसकैरेज में कहाँ आएगी ना, मेंशन करेंगे? मिसकैरेज में मिसकैरेज में आएगी आएगी, तो पूछ रही थी कि अलग से कोई मेंशन करते हैं क्या, कोई और तरीके से? नहीं। जी पाल मेथड में एक टॉपिक के लिए अलग से कोई एब्रीविएशन नहीं है, और हम जी पाल मेथड यूज करते हैं। जी से मतलब ग्रेविडा, पी से मतलब पैरिटी, ए से मतलब अबॉर्शंस और एल से मतलब अलाइव। जी बहुत सारे मेथड हैं इस्तेमाल करने के, तो ठीक है आप बता दें हम ये करते हैं, इसमें नहीं है इसके लिए, ये मिसकैरेज में ही आता है, ठीक है। जी। अच्छा, और मुझसे पूछा था कि ड्यूफेस्टोन फिर कब तक दोगी और सर्कलाज कब रिमूव करोगी, और उसके अलावा ठीक है, इसको इंडक्शन दोगी? बताते भी तो रहो ना, जवाब क्या दिया? जी जी। मैंने उन्हें बताया था कि मैंने कहा 36 वीक्स के बाद मैं सर्कलाज इसका रिमूव कर दूंगी। तो कह रहे हैं क्यों? मैंने कहा फिर अगर वो लेबर में जाती है तो उसको ट्रॉमा हो सकता है। तो कहने लगी अच्छा फिर उसके बाद क्या करोगी? मैंने कहा फिर मैं उसको इंडक्शन दूंगी। इंडक्शन तो इंडक्शन बाय, इंडक्शन 37 वीक्स पे एप्ला है ना डॉक्टर, ओके ओके। एप्ला था। क्लेक्सिन कहती है क्लेक्सिन कब बंद करोगी? मैंने कहा इंडक्शन से 24 आवर्स पहले। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसको कहीं प्रेशियस प्रेगनेंसी है तो मुझे उसको सिजेरियन की तरफ सोचना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उसका टाइम ड्यूरेशन कम था, लेकिन फिर बाद में ये भी सोच रही थी कि उसकी 5 प्रेगनेंसीज हो गई हैं, ये 5th प्रेगनेंसी है। क्लेक्सिन वो यूज कर रही है और एक ट्यूब है उसकी, तो उसके लिए तो प्रेशियस प्रेगनेंसी हो गई। शादी को 5 साल हो गए, तो मैंने अच्छा कहा प्रेशियस मेरी प्रेगनेंसी नहीं तो नहीं, मैं प्रेशर सीजर के हर हवाले से। प्रेगनेंसी प्रीशियस है, हर एक का सिलेक्शन नहीं करते until unless indication now. If you are doing this then आप सेफ कंसल्टेंट नहीं हो, ठीक है। अच्छा, एवरी प्रेगनेंसी इज प्रीशियस। मैंने इंडक्शन का बताया और कहने आगे चल। लगी दोबारा से क्लेक्सिन कब स्टार्ट करोगी? मैंने कहा कि आफ्टर 48 आवर्स ऑफ डिलीवरी मैं दोबारा से क्लेक्सिन स्टार्ट कर दूंगी। और कब तक चलाओगी? मैंने कहा 6 वीक्स तक चलाऊंगी। ठीक है। और क्लेक्सिन टॉपिक का भी पूछा। क्लेक्सिन अगर प्रोफाइलेक्टिक देते हैं तो 12 आवर बिफोर बंद करते हैं, लोप्रिन बंद नहीं करते अगर एपीएलएस की वजह से दे रहे हैं जी। और स्टार्ट करनी होती है आपने अगर पेशेंट की नॉर्मल जनरल डिलीवरी हुई है तो आफ्टर 4 आवर, ठीक है। और अगर वो हाई रिस्क है पीपीएच या लोअर रिस्क है पीपीएच तो वो भी देखना होता है। चलें कोई बात नहीं। मैम यूजुअली सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी का भी इफेक्ट है क्या सेक्शन में यूजुअली आफ्टर क्लेक्सिन 6 का आवर, स्टार्ट करने में? नॉर्मल यूजुअली डिलीवरी आफ्टर और 6 सी आवर। सेक्शन में कोई फर्क है? बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन? यस सेक्शन में पीपीएच रिस्क ज्यादा होता है ना, तो इसलिए हम 6 घंटे या विदिन या 24 आवर की बात कर लें तो ये इंडिविजुअलाइज करना है बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग गाइडलाइन प्योरली हियर, क्योंकि हमारे यहाँ इतना डीबीटी कॉमन नहीं है। लेकिन जो कि एप्ला है, एप्ला की एंटीबॉडीज बाय डिफॉल्ट अगर रिकरेंट मिसकैरेज नहीं भी है, कुछ भी नहीं है पेशेंट को, तब भी इसको 10 डेज के लिए प्रोफाइलेक्टिक लो मार्केटिन देनी होती है। लेकिन जिसने एंटीनेटल पीरियड में ले लिया है ड्यू टू रिकरेंट प्रेगनेंसी क्लासेस उसको फिर 6 वीक्स के लिए देनी होती है। बात है। काफी थ्योरेटिकल चीजें हैं रिकरेंट प्रेगनेंसी क्लासेस में ना, अच्छी थ्योरी जो है ना आपको आराम से पास करा सकती है इस केस में। मैम इस केस में मैंने एग्जामिनेशन तो पूरा किया, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी किया था, लेकिन मैंने चेस्ट एग्जामिन नहीं किया था उसका। और मुझे अच्छा ये बताओ कितने ठीक नंबर थे इसमें? 41। क्या लगता है क्यों ये 41 थे? मैडम एक तो मैंने एग्जामिनेशन उसका कंप्लीट नहीं किया था, एग्जामिनेशन मैंने कंप्लीट नहीं किया। और दूसरा जो है ना थियोरेटिकली कुछ चीजें ने काफी चीजें मेरी मिसिंग थी, क्योंकि मैंने बताया मैंने एप्ला छोड़ ही दिया था, मैंने नहीं पढ़ा था। मैं जीडीएम पीआईएच जो मोटे मोटे केसेस थे ना, मैंने कहा सबके यही आ रहे हैं तो मेरा भी यही आएगा, तो मैं वो पढ़ के गई थी, ये नहीं पढ़ के गई थी। कौन सी अटेम्प्ट थी आपकी? मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी। चलो कोई बात नहीं। वैसे आपका जो वाइवा हुआ है ना वो एफसीपीएस लेवल का हुआ है। और मैडम ये भी मुझसे पूछा कि
इसकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी, आपको कैसे पता चला रप्चर्ड एक्टोपिक थी? मैंने कहा पेशेंट बता रही है कि बहुत ज्यादा दर्द हुआ था और डॉक्टर ने कहा है ट्यूब फट गई है और 4 बोतल खून की भी लगी थी उसको। तो मैंने कहा ठीक है, रप्चर्ड रप्चर। एक्टोपिक हुई है। तो कहने लगी और कि अच्छा एक्टोपिक की मैनेजमेंट बताओ। मैंने कहा कंजर्वेटिव हो सकती है, मेडिकल हो सकती है और सर्जिकल हो सकती है। तो कहने लगी इसमें क्या करोगी? मैंने कहा इसमें सर्जिकल करूंगी। तो कहने लगी क्या ऑप्शंस है? मैंने कहा एक लेप्रोस्कोपिक कर सकते हैं और लेप्रोटमी कर सकते हैं। तो कहने लगी लेप्रोस्कोपिक पोर्ट्स कहाँ कहाँ डालोगी इसमें एक्टोपिक में? तुम तो मैंने कहा रुला रही मैडम हो मुझे भाई नहीं मुझे। आते। मुझे मुझे ये पूछने लगी एमसीक्यूज तो के मैंने बारे कहा में मुझे तो नहीं नहीं पता। रहा। मैडम उनको नहीं, मुझे लगता है एग्जामिनर्स को भी भूल जाता है कि ये एमसीपीएस का वाइवा है, तो वो उसी लेवल का वाइवा हमसे पूछ रहे हैं। वो कह रही कहाँ कहाँ पोर्ट्स डालोगी? मैंने कहा मुझे पता ही नहीं है पोर्ट्स कहाँ कहाँ डालने हैं। क्यों, मैंने और टॉक्स में नहीं करवाया फिर बाद में लैप्रोस्कोपी मैंने और अपनी सारे सुपरवाइजर पोर्ट से, बताए थे। अम्बिलिकल पोर्ट और 2 एंसिलरी मैडम पोर्ट्स। अम्बिलिकल पोर्ट तो टॉक्स किया था ना सब मेरे साथ। में डालते हैं लेप्रोस्कोपी। जी, टॉक्स किया था तो वो मैंने उनको बताया कि अम्बिलिकल पोर्ट डालेंगे, बाकी 2 पोर्ट्स कहाँ डालेंगे मुझे याद नहीं आ रहा। वो मैं पहले ही सदमे से नहीं निकल पा रही थी कि एप्ला मेरा आ गया। मैंने वाइवा स्टार्ट करते वक्त ही समझ गई थी कि मेरा ये नहीं निकलेगा। और और मैं ज्यादा कोई बात नहीं, कंपोज थी कोई बात उसमें। और गायनी के केस में मैं उतना ज्यादा हड़बड़ाई हुई थी, लेकिन उसमें मेरे नंबर अच्छे आ गए, इसमें अच्छे नहीं आए। हालांकि गायनी का भी मैंने फेल किया है। नहीं। गायनी गायनी का में भी मैंने कितने फेल मार्क्स किया। थे और क्या क्या टॉपिक था? गायनी में ज्यादा नंबर थे। गायनी में एचएमपी था, लेकिन वो फाइब्रॉइड था उस हम्म, पेशेंट को, लेकिन वो हाइपरप्लेजिया, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया की तरफ ले गई वाइवा। कैसे ले गई, थोड़ा सा बता दो। वो एंडोमेट्रियल थिकनेस पे आ गई। कहती हैं अच्छा एंडोमेट्रियल थिकनेस, उसकी पेशेंट की एज जो है ना 45 से अबव थी, और पेशेंट को एग्जैक्ट एज नहीं हम्म। पता थी अपनी। तो मुझे कहने लगी 45 इसकी एज है, और मुझे कहने लगी एंडोमेट्रियल थिकनेस इसकी 12 mm है। तो मैंने कहा 12 mm तो ज्यादा है इसके हिसाब के, इसकी एज के हिसाब से। तो पेरीमिनोपॉजल है हम्म। ये पेशेंट तो, और एचएमबी तो है इसको। तो मैंने कहा एडिनोमायोसिस है, हो सकता है। कहती है एडिनोमायोसिस, कहती है एक और मेडिकल टर्म होता है, अल्ट्रासाउंड में अक्सर यूज करते हैं। तो वो कौन सा टर्म होता है जब एंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ जाती है? 2 मिनट सोच के मैंने बताया, मैंने कहा एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होता है वो। तो कहने लगी एंडोमेट्रियल नहीं नहीं, हाइपरप्लेजिया की जंक्शन अब ट्रीटमेंट बताओ। एंडोमेट्रियल मायोमेट्रियल जंक्शन लॉस हो जाता है एडिनोमायोसिस में, ये टर्म यूज तो करते हैं कैन पे। तो मैंने कहा एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो सकता है। कुछ चीजें तो मैंने भी बोली होंगी उल्टी सीधी, तभी वो इधर उधर चला गया, हालांकि वो एंडो उसको था हाइपरप्लेजिया उन्होंने फाइब्रॉइड। आपके आपके बोलने के बाद खींचा है, अदरवाइज हाँ जी एडिनोमायोसिस जी। और हाइपरप्लेजिया का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, फाइब्राइड का रिश्ता है हाइपरप्लेजिया जी, के साथ। पेशेंट को फाइब्रॉइड था। अच्छा, कहने लगी अगर एंडोमेट्रियल सैंपलिंग करोगी तो कैसे करोगी? मैंने कहा डॉक्टर 3-4 तरीके हैं, लेकिन मैं इसमें पाइपल करूंगी। तो कहने लगी पाइपल क्यों करोगी? मैंने कहा पेशेंट मेरी एक वर्किंग वुमन है, मेड है किसी के घर में, तो उसको तो छुट्टी मिल नहीं रही बेचारी को, ओनली अर्निंग मेंबर है फैमिली की। अगर मैंने उसको डीएनसी के लिए रखा तो वो बेचारी को छुट्टी लेनी पड़ेगी और 1-2 दिन आराम भी करना पड़ेगा। तो इस वजह से वो अफोर्ड नहीं कर सकेगी, और अफोर्डेबिलिटी भी का इशू है। तो कहने लगी अच्छा ठीक है, लेकिन ये बताओ गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है? मैंने कहा गोल्ड स्टैंडर्ड अगर आप पूछेंगी तो हिस्टोस्कोपिक मैं करूंगी, और उसका 5 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है, वो भी रिसेक्ट हो सकता है। ठीक है, गुड। अच्छा, और एक और चीज थी, पेशेंट को मेरी गायनी वाली पेशेंट जो थी उसको मिड लाइन बिलो अम्ब्लाइकस इंसिजन था। तो पेशेंट की मिनी लैब भी हुई थी। अब इस चीज पे वो मेरे साथ मतलब एग्जामिनर कहने लगी ये सी सेक्शन का है इंसिजन है। मैंने कहा नहीं मैडम, सी सेक्शन का इंसिजन नहीं है, सी सेक्शन का इंसिजन नीचे है, ये मिनी लैब का है। हालांकि वो अच्छा खासा बड़ा था। मैंने कहा मैडम ये मिनी लैब का है। तो कहने लगी क्यों? मैंने कहा लास्ट पेशेंट बता रही है कि उसने टीएल करवाया है, और दूसरी बात ये है कि अगर इसका ये इंसिजन इस तरह से वर्टिकल इंसिजन होता तो मतलब इसके क्लासिकल सिजेरियन स्कार होता ये, और क्लासिकल के पास तो वीपैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके पहला एक नॉर्मल डिलीवरी, पहले इसका सीजर हुआ है, उसके बाद नहीं, 5 मेरी बात वीपैक सुनो, हुए हैं। क्लासिकल नहीं होता। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है आपने। देखो, अगर मिड लाइन है ना ऊपर से स्किन, तो इट इज जी नॉट मैंडेटरी के नीचे से क्लासिकल होगा, क्योंकि जो मिड लाइन ओपन करते हैं ना, वो उनको रेक्टस करना, मसल से छेड़खानी नहीं करते ना, जल्दी ओपन हो जाता है।
तो बहुत सारे लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, हाँ। खोलते मिड लाइन है और बट नीचे से वो अच्छा। दे देते हैं फ्रेंच स्टिल। लेकिन हमें ऐसे लोगों पे एतबार ही नहीं है जो ऊपर से भी दे रहे हैं वर्टिकल, तो हम इसलिए जब तक हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल ना हो हम उसको समझते ही हैं कि क्लासिकली दिया होगा, ठीक है, बट ये मैंडेटरी अच्छा, नहीं है। मैंने उनसे ये कहा कि मैडम उसके बाद वी बैक हुए और ये क्लासिकल इंसिजन के बाद, और पेशेंट बता रही है कि उसके आखिर में मिनी लैप हुआ है, तो मिनी लैप का ये इंसिजन हो सकता है? तो पेशेंट ने बताया कि ये मेरा मिनी लैप का था, तब जाके उन्होंने मेरी बात पे यकीन किया। अच्छा, लेकिन देखो ये गड़बड़ था केस ना, गायनी वाला, जी। ठीक है। गायनी वाले की केस में उसकी वो शायद ओपीडी से पेशेंट आई थी, अभी वो एडमिटेड नहीं थी ना, उसका वर्कअप हुआ था, कोई लैब्स वगैरह भी नहीं थी उसके पास, सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड था। सिंपल सिंपल सा केस ना, जैसे एक पेशेंट आई है 45 प्लस एज है, ठीक है, मोटी है या कोई रिस्पेक्टर है, साथ में फाइब्राइड भी है और ब्लीड कर रही है और मेडिकल मैनेजमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो उसकी बायोप्सी तो करनी ही है ना। और जी। लोन हर एज इज रिस्पेक्टर के आप उसकी बायोप्सी करेंगे और बायोप्सी कैन चेंज योर मैनेजमेंट, ठीक है। जी। कैसे चेंज कर सकती है बायोप्सी आपकी मैनेजमेंट? और ठीक है आपने पाइपल कर ली, पाइपल की जी। सिर्फ यही जस्टिफिकेशन नहीं है कि हम्म। भाई ये पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकती। पाइपल की जी। सेंसिटिविटी इक्वल टू हिस्टेरोसल्फिन जो इक्वल टू हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी है, प्रोवाइडेड जी। दैट एंडोमेट्रियल थिकनेस जो है वो इवन है, वो फोकल नहीं है, हम्म। ठीक है। जी। प्रोवाइडेड दैट यू वांट टू एक्सक्लूड मेलिग्नेंसी, तो मेलिग्नेंसी एक्सक्लूड करने में पाइपल की सेंसिटिविटी इज कंपेरेबल टू हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी, ठीक है। हम्म। तो इसलिए आपने कर ली। और अगर बायोप्सी पे लेट्स सपोज सिंपल हाइपरप्लेजिया आए तो क्या करना है, एटीपी आए तो क्या करना है, नॉर्मल आए तो क्या करना है, एज उसकी 45 है, एचबी देखो उसका, कंप्लायंस स्टेटस देखो उसका, और फिर पूरा मैनेजमेंट प्लान बनाओ। जैसे कि पेशेंट बेचारी आई 6-7 एचबी के साथ है और बड़ी बुरे हाल है, काम नहीं हो रहा, क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रही है, वर्क प्लेस से भी जो है शिकायतें हैं बिकॉज एनीमिया हुआ खड़ा है, मल्टीपल टाइम ट्रीटमेंट ले चुकी है, फाइब्राइड भी है साथ में, और जो है बायोप्सी पे भी हाइपरप्लेजिया है, तो क्या करोगे इसका? टीएच ही करोगे ना इसकी। हाँ, अच्छा, मैनेजमेंट पे भी मैंने कहा पहले जैसे हम लोग किताब में बता रहे होते हैं ना, हम लोग भी इतना रट्टा मार के जाते हैं। मैं कह रही हूँ मेडिकल मैनेजमेंट है, फिर सर्जिकल है, तो कहती मेडिकल मैनेजमेंट, इसको भी मेडिकल मैनेजमेंट दोगी? मैंने कहा, कहती खुद ही तो बोल रही हो कि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रही है। मैंने कहा फिर मैं टीएच करूंगी, मेरी पेशेंट वैसे ही नहीं एग्री है, डॉक्टर लेकिन बताना खुशबू, तो है उसे। नो 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 नो, मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि आपने सेफ वर्ड्स यूज करने हैं, आपने बोलना है आई विल डिस्कस विद माय पेशेंट वेरियस ट्रीटमेंट ऑप्शंस बट आई विल ऑफर हर हिस्टेक्टमी व्हिच इज मोस्ट सुटेबल इन दिस केस बिकॉज ये इसकी रीजंस हैं। तो अच्छा आपने मैडम, बस ये इसकी बताना है कि मैं हिस्ट्री डिस्कस जो थी करूंगी ना बट 3 ऑफर महीने की ओनली थी। सुटेबल करूंगी। अच्छा एचबी मैडम, कितना इसकी था एचएमपी उसका? की हिस्ट्री, एचपी एचबी इसका 8 था, लेकिन वो एक पिंड लगवा चुकी थी, और उसको 3 मंथ से ये हिस्ट्री थी एचएमबी की। अच्छा, लिसन लिसन, मतलब एक बंदी है जिसको आफ्टर ट्रांसफ्यूजन 8 एचबी है तो सवेर एनीमिया है, फिर तो 7 से कम आई है ना, हम्म। सवेर एनीमिया है और कंप्लायंस तो अच्छी होती नहीं है हमारी पेशेंट्स की, ओनली एट दिस स्पेस वी कैन गो फॉर हिस्टेक्टमी, कि दोबारा भी मेडिकल ट्रीटमेंट को जब इसने फॉलो ही नहीं करना, दोबारा आना ही नहीं, ओरल आयरन खानी नहीं, अभी भी सवेर एनीमिया और ट्रांसफ्यूजन की नौबत आ गई है, तो मैं इसको जाने नहीं दूंगी। क्योंकि एक तो ये हाइपरप्लेजिया के साथ रिस्क फैक्टर ज्यादा हैं, दूसरा फाइब्रोइड नीड सेल्फ अगर मैं इसको एक्सक्लूड कर भी लूं सिम्टोमेटिक है, तो मैं इसको जो है हिस्टेक्टमी सेफ है इसके लिए। और देखो बायोप्सी करने की जो जस्टिफिकेशन है वो ये है कि अगर बायोप्सी पे आ जाता है लाइक एटीपीआ तो फिर बीएसओ भी करनी है, और वैसे ही बाय डिफॉल्ट हर एज 45 आप बायोप्सी करेंगे, ठीक है। अगर ड्यू टू एनी अदर रीजन पेशेंट की आपने बीएसओ करनी ही है तो फिर आप स्किप कर दें बायोप्सी। अच्छा मैडम, और उसको ना प्रीवियसली हिस्ट्री थी टीबी की भी, तो हमें क्या एंडोमेट्रियम पे, एंडोमेट्रियल बायोप्सी पे वो भी मिल सकता है या नो 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 नो, आप कब टीबी हम की कर हिस्ट्री सकते हैं? अभी भी देखेंगे, आप उसका वेट लॉस देखेंगे, आप उसका ईएसआर देखेंगे, आप उसका ओल्ड चेस्ट एक्सरे देखेंगे। और टीबी में तो ये नहीं होता कि पेशेंट मेनोरेजिया के साथ आता है, टीबी का पेशेंट आता है वेट लॉस के साथ या ट्यूबोवेरियन एब्सिस या मैस के साथ या विद एसाइटिस होता है उसको, या वो बिल्कुल ही मेनोरिया के साथ आता है, या इनिशियली उसको 2 to 3 months हैवी ब्लीडिंग होती है
और जब उसको हैवी ब्लीडिंग होती है तो उसको वेट लॉस और फीवर भी होता है इवनिंग, फिर जाके वो उसके साइकिल जो है वो स्कैंटी होते हैं। मेरे पेशेंट ने ये कंप्लेन की थी कि मुझे वेट लॉस है, मुझे नींद नहीं आती, मुझे भूख कम लगती है। और उसके फादर को हिस्ट्री ऑफ कैंसर भी था और इसको हिस्ट्री ऑफ टीबी, तो वो कैंसर की तरफ लेके जा रही थी मुझे। ठीक है, आप और बायोप्सी कर शिफ्टिंग तो रहे हो, फादर को जी कोई भी रीजन हो तो उसको एंडोमेट्रियल कैंसर ड्यू टू फादर तो नहीं जरा हो भी सकता है। लिंच 2 में फादर को अगर स्टोमिक या गट है और कोई और फैमिली मेंबर भी आ जाए कोलोरेक्टल दैट, कोलोरेक्टल हाँ तो कैंसर। वो बड़ा एडवांस हो जाएगा। लेकिन आपने इतनी एडवांस बातें नहीं करनी, सिंपल सिंपल रहें। और ये थोड़ा ये भी अगेन खुशबू, मुझे तो लगता है कि दिस इज प्योरली एफसीपीएस वाइवा। मैडम ये ठीक है। बात है क्योंकि वो मुझे नहीं लगता कंसल्टेंट जो हमारे एग्जामिनर है हम्म उनको ये अंदाजा है कि हम लोग कोई लेवल रखें, उनके हिसाब से ये हम्म। इक्वली है, वो वाइवा इसी हवाले से पूछ रहे हैं। मैंने कोई एमसीपीएस और एफसीपीएस के लिए अलग ग्रुप नहीं बनाया, मैं उनको थ्योरी भी एक साथ पढ़ाती हूँ और वाइवा भी। और यही हम्म, वजह है कि एमसीपीएस का जो पास रेट है ना वो बहुत अच्छा है एफसीपीएस से। हाँ एफसीपीएस के ही पास होते हैं, लेकिन एमसीपीएस के ज्यादा पास होते हैं। और फिर एंड में ये कहते हैं मैडम ने पढ़ा इतना दिया। तो यही देखें ना, आप एवरेज से ज्यादा पढ़ो। आप ये मत सोचो हम एमसीपीएस हैं तो हमने 2 साल का हमारा प्लान है तो हम आईएमएम वाला करेंगे, नहीं। आप प्लीज एफसीपीएस वाली तैयारी करें। अच्छा मैम इसमें लेकिन मैंने चले, सारे अच्छा एग्जामिनेशन अच्छे किए थे। केसेस हो गए डिस्कस। चेस्ट एग्जाम भी किया था मैंने, इसका ब्रेस्ट भी किया था, लिम्फ नोड्स भी किए थे। अच्छा इसको एब्डोमिनल मैस भी था ना, तो मैंने इसकी शिफ्टिंग डलनेस भी चेक की थी। और शिफ्टिंग डलनेस में मैंने पहले ही उसको उल्टा करके मतलब करवट लेटा के फिर दोबारा सीधा कर दिया, तो कहने लगी ये तुमने क्यों किया, मैंने कहा मैं भूल गई थी करना उसको पहले शिफ्टिंग डलनेस चेक करना। लेकिन सही मैंने इसमें सही। सारे एग्जामिनेशन किए थे। ऑप्स वाले केस में मैंने एग्जामिनेशन मिस किए थे, तभी उसमें मेरे नंबर कम आए। इसमें मेरे 57 या 52 आए अच्छे नंबर गायनी हैं, में। गुड गुड। गायनी में और मुझे ये लग रहा था गायनी में मैंने कम बताया है, ऑप्स में सही बताया है। बाद में पता चला कि चले मैंने ऑप्स तो में टेक होम मैसेज यही है कि पहला केस जैसा मर्जी हो, सेकंड केस कॉन्फिडेंस से दें। और ये मत समझें कि पहला केस खराब है तो दूसरा केस भी आप जानबूझ के खराब करें। सम टाइम उल्टा भी हो जाता है। ठीक है, गढ़। तो फाइट टिल एंड। चलो, आपकी जर्नी से हमने बड़े जो है मैसेजेस लिए हैं, तो जल्दी जल्दी अपने मैसेजेस बताओ क्या सीखा है। लगता नहीं है कि थ्योरी अच्छी होनी चाहिए, जो जैसे टॉक्स आप लोगों ने एफसीपीएस वाले बच्चों भुगते हैं, लगता नहीं है थ्योरी सबसे सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है। थ्योरी अगर अच्छी नहीं है तो इट्स डिफिकल्ट टू क्लियर टॉक्स एंड इट इज डिफिकल्ट टू क्लियर क्लिनिकल एग्जाम। ऐसा ही है ना। तो थ्योरी जो है ना वो बैकबोन है। ठीक है, और इसके बाद जो जो छोटी मोटी चीजें हैं ना, बेसिक फिजियोलॉजी पैथोफिजियोलॉजीज, वो आपने देखनी है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि सारी देखो, सिर्फ जीपी की करनी अच्छी सी कि सारे एग्जामिनेशन की कैसे करनी है और उनकी फाइंडिंग्स को कैसे इंटरप्रेट करना है। आइडियल सीबीएस का एग्जामिनेशन क्या होना चाहिए, आइडियल एनीमिक एग्जामिनेशन क्या होना चाहिए, आइडियल डायबिटीज का क्या होना चाहिए, आइडियल हाइपरटेंशन का कैसे होना चाहिए, और अगर हम कोई कुछ साइन देख रहे हैं तो हाउ टू इंटरप्रेट दैट साइन। ये आपने चीजें जरूर करनी है। कोई मतलब गारंटी थोड़ी नहीं है कि आपसे नहीं पूछेंगे, आपके लिए भी आ सकता है। अगर आपकी ये थर्ड अटेम्प्ट है तो इतनी छोटी सी बात पे आप रह जाओ, कितनी बुरी बात है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड टेक होम मैसेज है कि आपने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो A to Z करना है। ठीक है, हिस्ट्री पे कोई फजूल बात नहीं करनी जिसको आप जस्टिफाई ना कर सको। ठीक है, और छोटी मोटी पैथोफिजियोलॉजीज करनी है। और कितने केसेस हैं टोटल, इंपॉर्टेंट 20 केसेस हैं, उन्हीं की कर लें पैथोफिजियोलॉजी में। कौन सा कह रही हूँ पार्ट 1 दोबारा करो। ठीक है, जो आपकी शॉर्टकमिंग्स है ना, ठीक है, हर बंदे की डेफिशिएंसी है, और ये डेफिशिएंसी है कि हम इंसान है। ठीक है, तो जो आपको एग्जाम रिलेटेड डेफिशिएंसी फील होती है आप सिर्फ उसी को आइडेंटिफाई करें। ठीक है, अब ये आइडेंटिफाई करना आपका काम है कि आपको बोलना अच्छा नहीं आता, आपको परफॉर्म अच्छा करना नहीं आता, या आपको डिफेंड अच्छा करना नहीं आता। तो इन चीजों पे आपने वर्क करना है। ठीक है, तो ये तो आज के केस के सुनने के बाद जो है मुझे
लग रहा है सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कॉन्फिडेंट रहो। ठीक है, कॉन्फिडेंस, क्योंकि कॉन्फिडेंस के हमेशा आपको ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बस कॉन्फिडेंस। ठीक है, और क्या है, और अभी 4 वीक्स का फास्ट ट्रैक प्लानर है तो ग्रुप बी FCPS के लिए। ठीक है, बट मेनी स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग जो रिसेंटली एग्जाम में FCPS के ग्रुप ए में अपेयर हुए और कर नहीं पाए, या जो MCPS में एग्जाम नवंबर या दिसंबर में अपेयर होंगे। तो ये 4 हफ्ते की एक्टिविटी है, बट ये थोड़ी डिफरेंट होगी, इसमें हम 2 केसेस करेंगे। ठीक है, गायनी का एक ऑब्स का, ताकि मैक्सिमम केस की ना आपको फ्लेवर मिले, बिकॉज मेजोरिटी तो कर चुके हैं बेसिक और एडवांस सेशन। ठीक है, तो इट शुड समथिंग शुड बी न्यू कि आप ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करें और सीखें, तो इसलिए हम 2 केसेस करेंगे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड वे में। 60 मिनट में ओब्स केस कंप्लीट करेंगे, 60 मिनट में गायनी का करेंगे। ठीक है, और 30 मिनट में जो आइडियल वे है केस को इम्प्रूव करने का या जो फीडबैक है वो कंप्लीट कर लेंगे। रिलेटेड जो होंगे क्वेश्चन आंसर्स वो मैं आपको बाद में लाइब्रेरी में पॉडकास्ट में या हैंड आउट्स दे दूंगी। ठीक है, तो इस तरह हफ्ते में आपके 4 केसेस कवर हो जाएंगे, और हर फ्राइडे और ट्यूसडे को क्लास होगी। तो क्योंकि 2 केसेस होंगे तो वीक में फिर 4 हो गए, और टिल 16 नवंबर ये सेशन इंशाल्लाह चलेगा। और फास्ट ट्रैक है जैसा कि इसका नाम है, तो 2 केस इंशाल्लाह, 2 से 3 भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन वॉलंटियर्स। ठीक है, तो दैट वाज अबाउट आवर नेक्स्ट प्लान। कल भी हम लेंगे एक ओपन हाउस इंशाल्लाह, अगर मुझे वॉलंटियर मिलते हैं। बहुत सारे बच्चे अच्छा ही फील करते हैं ना, तो वो सबके सामने बताते नहीं है, तो अगर दे विल रिकॉर्ड देयर फील केस एंड सेंड मी, तो कोई बात नहीं, मैं उस पर रिकॉर्ड करके अपना फीडबैक दे दूंगी। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन, कोई क्यूरी? मैम चूंकि मैंने फैब वाला देना है, तो मैम मैंने फैब वाला देना है ना अब एग्जाम इंशाल्लाह, मैं अच्छी तरह से तैयारी करके दूंगी। ये भी मैं ज्वाइन करूंगी मैम, ये जो आप अभी करने लगी है 1 महीने के लिए ना। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है यास्मीन। हाँ जी मैंने कहा मैंने म्यूट तो नहीं किया हुआ। मैम वो मैंने ये कहना था कि ठीक है ये वाला भी मैं करती हूँ ना, साथ साथ लिखती हूँ स्पीड से, ये जाहिर है काफी कुछ तो कर लिया हुआ है। मेरा ख्याल है मुझे करना चाहिए ये वाला 1 महीना, ये वाला भी पीडीएफ बनाऊं अपनी। नहीं, अपने प्रोज एंड कॉन्स अपने प्रोज एंड कॉन्स चेक कर लो। मैं तो यही कहूंगी कि अगर आपने सेशंस ऑनलाइन ले लिए हैं और अभी तक सुने ही नहीं है, तो पहले उनको सुन लो, पहले वो वाले सुन लो। सुन लिए हैं तो एटलीस्ट उनको प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगर प्रैक्टिस नहीं की तो पहले प्रैक्टिस करो। ठीक है, इफ यू हैव लिसन दैम एंड आप सेल्फ प्रैक्टिस भी कर रहे हो और आप अकेले कर नहीं सकते, कोई साथी नहीं है, कोई कंटिन्यूस मोटिवेशन नहीं है, ठीक है, लॉस ऑफ फेयर ऑफ मोमेंटम ब्रेक होने का फेयर है, तो फिर जरूर आप ज्वाइन करें। तो फिर ये बहुत जरूरी है कि एक जो है रेस में रहें आप लोग डेली, मतलब वीकली अगर 4 केस भी डिफरेंट अंदाज में होते हैं तो गनीमत है, घर बैठे हो जाते हैं। हाँ मैम, वो बेसिकली ना ऐसे छोड़ देना, मतलब तो कभी मैं कहीं से कुछ कर रही हूँ, कभी मैं IUGR कर रही हूँ, आज मैं ब्रीच करी थी, और अभी बाद में मैंने कार्डियक डिजीज शुरू कर दी। कभी किसी चीज पे जाम हाँ, मारी होती, कभी किसी चीज पे जाम मारी होती। मैम ये तो कोई तरीका नहीं है ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। फिर आप जरूर ज्वाइन करें ताकि वो 4 केसेस ही करें जो हम लोग कर रहे हैं, और उसमें फिर उस आपको हफ्ते में मजा भी उसी को आएगा। देखूं फिर। हाँ, मजा भी आएगा, डिस्कशन भी उसी पे होगी, तो बोर भी नहीं होंगे और फिर मोटिवेटेड भी होंगे कि सब कर रहे हैं तो मैं भी करूँ। हाँ जी, हाँ जी मैम, गुड। उससे फिर अगला जो होगा ना वो भी मैं साथ साथ, जब तक एग्जाम्स है ना, मैं ज्वाइन करती रहूंगी इंशाल्लाह, और साथ देखो साथ काम अभी तो करती रहूंगी ना। हाँ, अभी तो फास्ट ट्रैक चल रहा है ना, इसके बाद फिर MCPS का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, जिनकी थ्योरी है 26 अक्टूबर को, वो खत्म होंगे। तो फिर उसके बाद और रेगुलर सेशन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब मेरे जो वाइवा सेशंस कंटिन्यू ही रहते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आपने कौन सा ज्वाइन करना है, आपके एग्जाम के साथ कौन सा मैच कर रहा है। या कुछ लोग बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने अपेयर साल बाद होने हैं, लेकिन जस्ट इसलिए कि नहीं मैंने उनको मैम, ये बोला है मैंने कि तो जनवरी थ्योरी में और वाइवा साइड खत्म बाय करना ये साइड काम। करो, तो कर रहे हैं। हाँ नहीं इंशाल्लाह, नहीं ठीक मैम, है मैंने बच्चों, जनवरी वाले में कर देना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो इंशाल्लाह। बच्चों, ओके, गुड नाइट, अल्लाह जाकला मैम, हाफिज। अल्लाह हाफिज।